5 लाख बीसी से टाइमलाइन स्टार्ट किया था यस्टरडे। तो जब टाइमलाइन उठाया था, फर्स्ट पेज पे भी देखते हैं तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसो, नियो, चाल्कोलिथिक तक हम आए थे। बेसिकली जब चाल्कोलिथिक को एंड किया था तो देयर वर अ फ्यू रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द चाल्कोलिथिक पीरियड सर। जैसे फ्रॉम देयर इफ यू पिक, सो आई एम मूविंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट। ओवरऑल जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेते हैं या पढ़ते हैं इन जनरल, तो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का टाइम पीरियड है। ठीक है, मैंने बोर्ड पे यहां पर लिख रखा है। जैसे हमको ना एक गुड वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा 2500 से 1900 बीसी, और एक बैड वाला पार्ट आएगा 1900 से 1500 बीसी। तो इसीलिए ये वाला जो दौर है ये ऐसा है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है पहले गुड वाला ही पार्ट पढ़ना सही रहता है। पढ़ाने को ना इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा पढ़ाया जा सकता है, बट आफ्टर अ पॉइंट पूरा एंशिएंट इंडिया खत्म करना है। तो थोड़ा अच्छी बात, थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और अच्छी बात क्या है कि 15-20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इंडस वैली इतना सारा पूछा है कि साफ पता चलता है कि एग्जाम में इसमें से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उधर थोड़ा कन्फाइन रखते हैं, थोड़ा बुद्धि बढ़ाएंगे भी। लेकिन जैसे 4-5 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका पढ़ना ही पड़ेगा, इसका आर्किटेक्चर पढ़ना ही पड़ेगा, उस टाइम पीरियड का लाइफस्टाइल, उस टाइम पीरियड का क्राफ्ट्स, ट्रेड, पॉलिटी, रिलीजन, एक दो बातें और, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द रीजंस फॉर डिक्लाइन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। ये एस्पेक्ट्स इसके देखने। जैसे बोर्ड पे पहले देखते हैं कैसा है कि अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर बात करें। अच्छा, कंटिन्यूइंग फ्रॉम यस्टरडेज लेक्चर, चाल्कोलिथिक का टाइम पीरियड था, तो चाल्कोलिथिक हमने इसी एरिया में देखा था। तो एक बार के लिए जो किताब में नहीं लिखा है वैसा दिमागी स्टोरी बनाते हैं कि भाई चाल्कोलिथिक आया, चाल्कोलिथिक मस्त था, फिर चाल्कोलिथिक खत्म हो गया, रीजंस फॉर डिक्लाइन। बट गाइस दैट डज नॉट मीन कि रीजन फॉर डिक्लाइन में इंसान ही मर गए हैं तब। दैट जस्ट मीन्स दैट जो करने का हिम्मत था वो नहीं कर पा रहे हैं, जानकारी भी पूरी है पर सब कुछ खत्म हो गया है। इट्स लाइक somebody was running a very successful business and अब बिजनेस बंद हो गया है। तो इसका यह मतलब नहीं है ना कि उसको बिजनेस ही नहीं करना आता है। उसको बिजनेस करना आता है, उसको हिसाब किताब भी आता है, उसको प्रोडक्ट देखना भी आता है, उसको मार्केटिंग का भी पता चलता है, रिटर्न कैसे, सब कुछ आता है, बस वो अभी कर नहीं रहा है। डिक्लाइन ऑफ एनी हाई कल्चर, बिल्कुल डिक्लाइन ऑफ एनी कल्चर, बिल्कुल सेम पॉइंट पर एक बार के लिए फोटो बनाते हैं कि 2600 या 2700 बीसी में ये सारे लोगों ने मिलके ऐसा सोचना शुरू किया होगा, चलना वापस से थोड़ा सा रिसरेक्ट करते गेम को। तो लोगों ने बात किया होगा कि भाई रिसरेक्ट करना मतलब वापस से क्या ठीक करने को लेकर बात है। सो दे चोज दिस पर्टिकुलर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे ऐसे इसके बीच में से मैं इंडस रिवर गुजार देता हूं तो हमको यह पता चले कि अच्छा रिवर यहां से जाती थी और इसके इर्द गिर्द का खेल है। यहां हड़प्पा है, एक शहर का नाम है। हड़प्पा से अगर ऐसे करके देखते हैं तो क्योंकि ये वेस्ट है, स्टैंडर्ड लेवल पर यही वेस्ट रहेगा और ये साउथ है, तो ये बेसिकली साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट में 480-82 किलोमीटर दूर मोहेंजोदारो करके एक और शहर है। उसी के नीचे साउथ में चानुदारो करके एक शहर है। ये तीनों पाकिस्तान एरिया में है आज। और फिर मैं थोड़ा सा लोथल की तरफ आया, ये इंडिया वाला पार्ट है। इसी टाइम पीरियड में इंडिया वाले पार्ट में आते तो कालीबंगन राजस्थान में एक जगह है। कालीबंगन एक्चुअली इस जगह का नाम जब दिया तो वो इसीलिए दिया क्योंकि इधर जब खोदा था तो इधर जो चूड़ियां मिली थी ना वो काले रंग की थी, ब्लैक बैंगल्स वाला कॉन्सेप्ट था। तो जगह का नाम ही इस वजह से कालीबंगन हो गया। थोड़ा सा और अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं तो बनावली करके एक जगह है, आज डिस्ट्रिक्ट है हिसार करके, हरियाणा में। तो बेसिकली हिसार राजस्थान वाला ये पूरा एरिया जो है, और ये लोथल गुजरात में। मैप में जगह नहीं थी तो ऐसे ही गुजरात का मैप बना के 3-4, कभी जीपीएससी वगैरह में भी ये सब काम आता है। 3-4 और जगह गुजरात, धोलावीरा तो सब जानते हैं गुजरात में, सुरकोतड़ा, रजाड़ी, रंगपुर, ये सब राजकोट और इन सब के आसपास की कुछ गुजरात में भी जगह है, जीपीएससी में कभी कभी काम आ जाता है। तो ये बेसिकली एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पर हड़प्पा मोहनजोदारो बन के तैयार होगा। दिमाग में बस वो फोटो होनी चाहिए। इजियर पार्ट अगर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आता है तो ये 5-7-10 नाम दिए होते तो आदमी संभाल लेता है। रैंडम नेम आते हैं आजकल, क्यों?
वो खोद रहे थे तो निकला, उस जगह पर वो मिला। अब वो सब छोटे गांव गांव होते हैं, कस्बे होते हैं, तो कभी या तो हमको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चैलेंज आता है इन वाले में, नए नाम वाले, अदरवाइज इतना चैलेंज नहीं आता है। राखी गढ़ी लिखा है ना, ये रहा। हाँ, तो इसीलिए बोला कि मैं तो 5-10 नाम लिख के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो इधर भी जगह होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, तो खोदे वोदे होंगे ना छोटे बड़े, तो वो तो बहुत सारे नाम आएंगे। सो दिस इज बेसिकली द ज्योग्राफिकल लोकेशन। अभी आर्किटेक्चर को लेकर बात करते हैं। अच्छा, आर्किटेक्चर से पहले आई जस्ट चेक द नोट्स पार्ट। जैसे कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल लेवल पर मैंने 1-2 बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखा है, तो मैं कुछ फैक्ट्स लिखाता हूं, क्या आप प्लीज वहां लिख लेंगे या किसी सादे पेज में? जैसे क्या लिखा रहे हो सर? ब्रिटिश जब इंडिया में थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस है, ये एक्सकवेशन का जो पूरा प्रोसेस है, वो उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शहर नीचे दबा हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस 1826 से स्टार्ट हुआ है। आई एम सेइंग पूरा प्रोसेस 1826 से स्टार्ट हुआ है। तो कैसा है कि 1826 में किसी ने कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फिर कुछ बोला, तो ये 4-5 हिस्टोरियंस के नाम लिखाने, मैच द फॉलोइंग या इधर उधर काम आता है खाली, बस और कुछ नहीं है। लिखते ना 1826, चार्ल्स मैसन came to Punjab. 1826, Charles Mason came to Punjab and obviously started the excavation pala part. 1872, Alexander Cunningham. 1872, Alexander Cunningham, an archaeologist, Alexander Cunningham, an archaeologist, confirmed it. Like 1921, Dayaram Sahani, 1921, Dayaram Sahani discovered Harappa. Dayaram Sahani discovered Harappa. 1922, R.D. Banerjee, Mohenjo-daro. R.D. Banerjee, Mohenjo-daro. 1924, John Marshall called it the Indus Valley Civilization. John Marshall called it the Indus Valley Civilization in a London weekly. किसी न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने उसको कोट दिया था। जॉन मार्शल कॉल्ड इट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन अ लंडन वीकली। उस दिन के बाद से आज तक कोई उसको हड़प्पा मोहनजोदारो बोलता है, कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है इसका। फिर ओके, कमिंग टू द आर्किटेक्चर पार्ट। थोड़ा दिमाग में फोटो बनाते हैं ना कि इतनी बड़ी बात हमारे जैसे देश के लिए क्यों। सुनते हैं, जैसे शहर का पहले तो बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, मतलब जो उसका लार्जर पिक्चर है, और फिर उसके बाद जो बारीक बारीक चीजें समझने की। जैसे अगर शहर को ऐसे लेते हैं ना, तो शहर इन जनरल, जो ये वेस्ट साइड है आपकी तरफ से देखते हैं तो दिस इज द वेस्ट पार्ट, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट। तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है, इस जगह पर आपको सिटाडेल्स थोड़े ज्यादा देखने मिले, महल ज्यादा देखने मिलते हैं। और उसी टाइम पीरियड में अगर देखते हैं तो जो ईस्टर्न साइड है उधर कॉमन हाउसेस का कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी बहुत ही क्लियरली ये बात करता है कि उस टाइम पीरियड में किसी भी प्रकार का राजा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था।
हमको जितना भी खोदा हमने, हमको कहीं पर भी कोई रजवाड़ा, कोई महल या ऐसा कुछ भी देखने करने को नहीं मिला है। बट ऐसा मानते हैं कि अगर एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है और उस दौरान अगर इतना ऑर्गेनाइज्ड एक शहर एग्जिस्ट करता है और पूरा का पूरा सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट ना होगा ना, तो ये तो बहुत मुश्किल है। इसी क्लासरूम को आज के दिन में अपने बोल दे सब अपने अपने हिसाब से देख लो, तो पढ़ाई कभी होकर खत्म नहीं हो सकती है। इसीलिए सेंट्रलिटी का कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि अगर एक रोड बीच में से काट रहे होंगे और सब अपने अपने हिसाब से देखते होंगे, तो वो उसके घर में ही रोड काट देगा कि मेरे को थोड़ा इधर से बाहर जाना है। तो कोई तो एक अथॉरिटी रखना पड़ेगा ना कि भाई वो इधर तक ले रहा है तो तू भी रोड इधर से ले, तब इधर से करके लेते हैं। तो आर्किटेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि सिटाडेल का कॉन्सेप्ट और कॉमन हाउसेस का कॉन्सेप्ट था। फिर शहर में आते हैं। शहर में 5-7 इंपॉर्टेंट आइटम्स। पहला, जैसे ये जितनी भी रोड्स है, ऑल द रोड्स विल बी कट एट राइट एंगल्स। इसका हम आज के दिन में भी इस्तेमाल करते हैं। चंडीगढ़ वगैरह जो शहर है वो सब सेक्टोरल बेसिस पर ऐसे ही तरीके से टूटे हुए हैं। तो द रोड्स आर कट एट राइट एंगल्स। जैसे कोई भी सपोज आज उसको सेक्टर बोलते, बात कर लेते कि अगर रोड ऐसे करके कट है तो एक रोड इधर से, एक रोड इधर से, और ये सीधा वाला रोड जा रहा है, तो ये पूरा स्क्वायर वाला एरिया हुआ ना जिधर घर होंगे। तो रोड्स पे ही मैन होल कवर्स है, गटर का ढक्कन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ताकि जितने भी ड्रेनेज पाइपलाइंस आते हैं वो घर में से वो सारे के सारे रोड के ही नीचे ड्रेनेज पाइपलाइन के फॉर्म में जाएंगे। उसके अलावा अगर घर में जाते हैं तो घर ऐसा है कि घर 2 तल्ला मकान है, कहीं का पर 1 तल्ला भी है, खिड़की दरवाजे एकदम सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ये 2500 बीसी की बात कर रहा हूं और आज पढ़ा रहे 2024 में, तो बड़ा ही ऑड फीलिंग देता है, पर तब पहली बार था इस दुनिया के लिए। तो दरवाजे वगैरह एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, खिड़की अपने हिसाब से। जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तो घरों के अंदर आंगन और कोर्टयार्ड का सिस्टम भी है, तो वो भी एक सही पार्ट है। उस टाइम पीरियड में ज्योग्राफिकली स्पीकिंग अगर इसको देखते हैं हम, तो इधर वीट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ करता था। वीट एज अ क्रॉप, उसको लास्ट में थ्रेशिंग लगता है कि वो उसको ऐसे करते तब दाना अलग होता है। तो घर के अंदर जाने से बाहर वाली जगह पर थ्रेशिंग वॉल्स भी बने हुए हैं कि वो उस पे मार मार के अपने गेहूं का दाना अलग करते थे। तो रोड, गटर के ढक्कन, घर, जैसे बीच बीच के पैचेस हैं जहां पर बैरक्स हैं, तो लेबर सिस्टम भी उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। तो वो सोसाइटी के लिए सही रहता था कि असिस्ट करने वाला जो टीम है वो भी मिड ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। उसके अलावा जैसे ब्लॉक फॉर्मेशन का मटेरियल का इस्तेमाल, ब्रिक्स का इस्तेमाल है, बर्न्ड क्रे है, वो तो कोई दिक्कत वाला फैक्टर नहीं है। वुड्स का भी इस्तेमाल है। सबसे अच्छी बात, स्वच्छ भारत उस वक्त भी अप्लाई होता था। बाथरूम्स इन एवरी हाउस है, कोर्टयार्ड्स इन एवरी हाउस है, ड्रेनेज पैटर्न है। हाँ, 2-3 जगहों की चर्चा है जो सेंट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में एक जगह है। आज के बाथ मतलब नहाना, ग्रेट थोड़ा बड़ा होता है। तो वाटर बॉडी है, स्टेप वेल्स है, उतर के वैसे वो नहाने वगैरह की जगह है। द होल आइडिया इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर कंजर्वेशन का भी एक पूरा प्रावधान बना रखा था। जैसे इन्हीं एरियाज में ग्रेनरीज भी बड़े बड़े देखने को मिले हैं। ग्रेनरीज कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रेन। ग्रेन इज बेसिकली अनाज। तो अनाज के स्टोरेज, दाना पानी का जितना भी काम है वो सब भी अपनी जगह है। घर द्वार वगैरह सब अपनी जगह एस्टैब्लिश्ड है। इस तरीके से ये पूरा आर्किटेक्चर उस टाइम का ऑर्गेनाइज था। हमको देखना होता है। अच्छा, जैसे कुछ अनकहे से सवाल, जैसे आर्किटेक्चर में मेजरमेंट्स वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है आर्किटेक्चर को देखकर? कोई 4-5 चीजें जिसका हम अनुमान लगा सकते हैं उस टाइम पीरियड के लोगों का, सिर्फ आर्किटेक्चर से। Geometry. दे नो ज्योमेट्री, बिलीफ इन साइंस। जैसे सही में ब्लॉक लेवल पर काट काट के का मतलब है कि दे बिलीव्ड इन बीइंग सिविल ऑल्सो, कि भाई अच्छे से रहते हैं ना यार, तो दे बिलीव्ड इन बीइंग सिविल ऑल्सो, शायद उसी वजह से सिविलाइजेशन है ऐसा। तो ये कुछ चीजें उनके बारे में खाली हम अंदाजा निकालते हैं आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसी से नीचे जाते हैं। लाइफस्टाइल वगैरह को लेकर अगर बात करते हैं तो जैसे एग्रीकल्चर है और रहेगा, एग्रीकल्चर तो ही काम होगा। जैसे मेन
अच्छा, उस टाइम पीरियड में दो मेन धंधे, और पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। लॉजिक जब लगाते, लॉजिक तो एग्जाम में पहले आता था, आई एम नॉट श्योर आता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे जानवर का नाम देते थे और पूछते थे कि कौन कौन से जानवर डोमेस्टिकेट होते हैं, तो अपने कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा? अपने थोड़ी घर से लिस्ट याद करके जाते हैं, तो अपने कैसे अंदाजा लगाते हैं? जैसे एक अपन ने याद रख लिया है कि घोड़ा नहीं लिखना है क्योंकि हड़प्पा चल रहा है। उसके अलावा ना राजस्थान और इन सब के एरियाज में कौन से जानवर मिल सकते हैं ज्योग्राफिकली, उसको टिक लगा के आगे बढ़ना, क्योंकि वहां लिखा हो राइनो, ये डियर, जिराफ, तो तुम वहां बैठे बैठे एग्जाम में ये सोचते रहोगे कि था क्या ये, वो तुम थे क्या? तो आखिर कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एक्यूमेन का ही इस्तेमाल करोगे ना कि वहां पर वो जानवर मिल सकता है कि नहीं। रैंडम जिराफ लिखा हो तो टिक कर सकता है? आज इंडिया में तो देखने नहीं मिल रहा, हड़प्पा में तू जिराफ कैसे लाया? बच्चे आते हैं तो बोलते क्यों सर, हो तो सकता है। तो भाई मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, क्योंकि हो तो सकता है कि अगर जोन में चले गए और तू ज्योग्राफी से बाहर निकल गया है, तो फिर हमारा जवाब क्या है? सही है। उस चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हॉर्सेस के अलावा जैसे टेक्स्ट बुक जो मेंशन करता है वो डॉग्स, एलिफेंट, कैट, कैमल, गधे, राइनो, वो सब का मेंशन करता है। वो अपनी जगह सब बरकरार है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। एग्रीकल्चर वाज देयर, अबे पढ़ाने दे। एग्रीकल्चर वाज देयर, जैसे टिम्बर का इस्तेमाल करना, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, जैसे ग्रेजिंग, भेड़ बकरी चलाने का सिस्टम, लकड़ी का इस्तेमाल फ्यूल के लिए करना से लेकर, जैसे कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर का जब सिस्टम अच्छा लिखा हुआ है, जैसे वो लोगों ने वर्ड यूज किया है नाला, आज के दिन में वो नाली होता है, खेत में जाने के लिए वो होता है, तो उसको नाला बंद, वो सब का भी इस्तेमाल। छोटे छोटे चेक डैम्स कि पानी सही तरीके से पहुंचे करे। फील्ड्स में भी कहीं कहीं पर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिला है। उसके अलावा जैसे उगाने को लेकर फिर वही दिमाग लगाना कि राजस्थान वाला एरिया है तो क्या उगा सकते हैं। जैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे हिंदी में सिंधु नदी, फिर इंग्लिश में इंडस, ये वो, तो हाउ डिड दैट कम, मतलब व्हाई द नेम एंड हाउ डिड दिस हैपन? क्वेश्चन कि जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन व्हाई आर वी कॉल्ड इंडिया? Standard theory is the Persians often pronounce as her. Persians often pronounce as ha, Just like Sutis. just like just like Surtis. Fair. Hey, that's also the Persian influence in Surat. Right, just like Surtis. So from Sindhu it became Hindu, Indu Nadi, and from Indu, that's Indus, and that's India. But the question again, थोड़ा और पीछे जाते हैं तो इंडस से तो सिंधु से इंदु आ गया, वो तो ठीक है, तो सिंधु कैसे आया? जैसे किसने पहली बार क्यों सिंधु बुलाया था इस जगह को? I mean, there is one argument, but I am not sure of it. Sindhu actually means a lot of water. Even ocean is sometimes called Sindhu. हाँ, बट जैसे क्या है कि ग्रीक में कॉटन इज कॉल्ड अ सिंदन, सिंदन, हाँ, दैट्स हाउ दे प्रोनाउंस। सो बिकॉज ये वाला एरिया कॉटन ग्रोइंग रीजन हुआ करता था उस टाइम पीरियड में, और अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा कि ट्रेड होता था तो कॉटन का ट्रेड होता था, तो कॉटन का ट्रेड होता था, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग स्टोरी पे कि ग्रीक में वो पहुंचता होगा तो बोल देंगे ओ सिंधन आ गया है, तो सिंधन आ गया तो किधर से आया? तो सिंधु वाली जगह से आया है। सो दैट्स हाउ द एरिया बिकेम सिंध, सिंधु। पर्शियन इन्फ्लुएंस आएगा थोड़ी देर बाद, अभी ऐसा ही है। पर्शियन इन्फ्लुएंस आएगा बेसिकली जब अभी आर्यंस आएंगे अपने साथ ईरान से होते हुए आएंगे, तब वो जब प्रोनाउंस करना शुरू करेंगे तो वो सिंधु को इंडू, एंड देन द होल सिस्टम विल स्टार्ट। सो इट इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड, सिंधन, कॉटन टर्न्ड टू सिंधु, टू इंडू, टू इंडिया। थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे भारत कैसे कहलाता है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्यों कहलाता है, इंडिया क्यों कहलाता है, और भारत क्यों कहलाता है। तो इंडिया वाला हो गया, थोड़ी देर बाद भारत का नंबर आएगा। That time what Hindu was a geographical entity. हाँ, Not a religious entity. इसीलिए हिंदू वाले मैं आऊंगा जब मैं 1000 बीसी में आ जाऊंगा, जब अपने पांचाल, जब अपने कुरुक्षेत्र बनाएंगे, तब अपने हिंदुस्तान भी बना लेंगे ऐसे। सो ओके, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, तो जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का इस्तेमाल, जैसे क्राफ्ट्स,
उस टाइम पीरियड में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होगा क्या? हाँ, अरे युग बीत गया है मतलब क्या मिलना वो थोड़ी बंद हो गया है? कब कब? इंडिया में टीन नहीं मिलता है। टिन नहीं मिलता, ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, इंडिया में टिन नहीं मिलता तो उस टाइम पीरियड में ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन किधर से लाए होंगे? ये जैसे हम ऑयल लाते हैं, नहीं जहां से ऑयल लाते नहीं, अफगानिस्तान इज टिन रिच। जैसे हम ऑयल लाते हैं जैसे हम ऑयल लाते हैं। से हाँ, अफगानिस्तान थोड़ा पीछे है, यहाँ पे समवेयर दैट इज अ टिन सरप्लस रीजन। तो अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे ट्रेड की, तो ट्रेड वगैरह होगा, बहरीन से भी ट्रेड होगा, अफगानिस्तान ये सब सेंट्रल स्टेप से तो ट्रेड हो गए। तो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स कमिंग। मेरा खाली तुमसे उद्देश्य क्या है ये बताने का कि एग्जाम में वहां ब्रॉन्ज लिखा हो तो तुम ये सोचने मत लग जाओ वो युग खत्म हो गया तो इसमें थोड़ी होगा। अबे ओ जो जो बन के तैयार हो गया ना वो आज तक है तो तब तो होगा ही ना। दैट इज साइंस। आदमी अगर चक्का बना लेगा तो व्हील तो आज भी रहेगा ना, व्हील क्यों खत्म हो जाएगा? उसका रिप्लेसमेंट आ जाए तो एक अलग बात है। तो इसीलिए एनीवेज कमिंग टू द क्राफ्ट्स पार्ट, जैसे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बोट मेकिंग देखने मिलेगा। बोट मेकिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस देखने मिलेगा क्योंकि बोट होगा तो ही ट्रेड करेंगे। सील्स का इस्तेमाल, बोट मेकिंग का इस्तेमाल, व्हील, एक्स, ज्वेलरी, नाइव्स, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में बहुत ही ऑब्वियस एस्पेक्ट है। क्राफ्ट्स भी मैंने इंक्लूड करके ले लिया है। जैसे ओवरऑल ऐसा बोलते हैं लाइफस्टाइल में, अभी तो रिलीजन पे आना बाकी है। ओके, ओवरऑल ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही संपन्न था। ओवरऑल सिविलाइजेशन को अगर देखते हैं, देखो 1900 में हमने बात करना शुरू किया 2500 बीसी का। सुनना, तो लोग बात करते हैं किसी भी प्रकार से, सोच के देख। मौर्य मौर्य इज अराउंड 330 बीसी से लेकर 165 बीसी तक, ठीक है, 150 साल का खेल है। गुप्ता 200 साल का खेल है। सपोज मुगल्स 1526 टू 1707, अच्छा चलो 1857 ले लेते, 300 साल। 1700 हाँ ठीक है, 1800, 200-300 साल। ब्रिटिश व्हेन दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर, 150 साल। कहना मैं तुमसे क्या चाह रहा हूं, ये सब पढ़ाऊंगा। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, जब हमने ये सब देखा तो गुप्ता मौर्य भी चला गया था, गुप्ता भी चला गया था, मुगल भी चला गया था, ब्रिटिश का ही टाइम पीरियड चल रहा था। उस टाइम पीरियड में अगर हमको पता चले 100, 200, 300, 400, उसी टाइम पीरियड में अपने खोजे और अपने में से कोई आकर बोले सर 1000, तो आदमी को लगता और पहले 1000 साल हिस्टोरिकली एक जैसा बीतना या बिताना बहुत बड़ी बात होती है। ये बताना है तुमको कंपैरिजन में, तो इसलिए अपने फास्ट मैं निकल रहा हूं, पर अप्रिशिएट करके जाना। पैटर्न बताएं। जैसे आपने एक पैटर्न कि इंडिया में ना एक सेंट्रलाइज पॉलिसी 150 साल की, हाँ तो बताऊंगा ना मैं बाद में। मतलब अपने भी एंशिएंट इंडिया खत्म हो 150 साल की। एंशिएंट इंडिया खत्म होगा तो मैं बताऊंगा ना तुमको कि क्या क्या पैटर्न है इंडियन। मतलब मेन का 150 साल, मराठा 80 साल, मतलब मतलब मैं स्टार्टिंग बोल रहा था। हाँ मैं समझ गया, पीक अच्छा टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। 150 साल तक मतलब सेंट्रलाइज तो 150 बहुत होता है। जैसे डू यू नो व्हाई टाटाज आर बीइंग अप्रिशिएटेड टुडे, or for that matter Birla, because they have that legacy from 1900 onwards. So from 1900 onwards, this is 2024. मॉडर्न वर्ल्ड में 125-150 साल का फैमिली लीनिएज है और हर बीतते दिन 1 रुपया बढ़ ही रहा है परिवार में, या और कंपनीज खुल ही रही है। फॉर दैट मैटर स्टेबल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ ठीक है। तो इसका मतलब कितना अच्छा नेक्स्ट जनरेशन को ग्रूम करके नॉलेज इंपार्ट होता है। यही तो सिविलाइजेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है कि भाई इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद फिर तीसरा इधर उधर हो जाता है। तो द वंस हु आर टेकिंग इट अ लॉन्गर पीरियड, इट्स दैट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। इसीलिए तो हड़प्पा का सिविलाइजेशन हमारा पहला है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इससे पहले जानते थे कि कैसा होता है, तो पहले में 1000, मतलब अच्छा है, ठीक है।
लोग बोलते कि नहीं सर 400 ही रहा, तो भी मेरे हिसाब से 400 ज्यादा है उस टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि ठीक है उसके बाद बैड वाला टाइम शुरू हो गया है पतन होना, तो होने में भी 100 साल लग गए होंगे या वॉट एवर, तो 400-500 साल बुरा नहीं होता है, पहले थे वो। एडी नहीं चल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कबूतर भी उड़ा है कि नहीं अभी तक पता नहीं है, संदेशा ले लेके इधर उधर। आई एम जस्ट गोइंग टू से कि राइटिंग आई नहीं है उस टाइम पीरियड में, स्टिल इट इज सर्वाइव्ड। सो क्राफ्ट्स का इस्तेमाल, ट्रेड का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जैसे इंडस्को किताबों में या डिकोड करके, ये उसका नाम हुआ करता था मेलुहा। जैसे एनी हिंट, ऑफ टॉपिक बात है, बट इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा क्या है? अमिश त्रिपाठी की बुक है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। तो व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज द बुक ऑन? उनको बुकर प्राइज मिला है, वो एक इंडियन है, किताबें लिखते हैं, प्राइज मिलता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? बात क्या है? मतलब बताना ये है कि उनकी किताबों में ना, जैसे उनको जस्ट लाइक टू फैंटेसी जॉनर, वो हिस्टोरिकल फिक्शन लिखते हैं। हिस्टोरिकल फिक्शन है, फैंटेसी जॉनर है। इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ये ऐसे में तो एक नाम लिया क्योंकि मेलुहा वर्ड यूज करना था मुझे। इमॉर्टल्स मतलब उस एरिया के लोग जो कभी मरते नहीं है, तो उसमें शिवा का ट्रायोलॉजी लेकर उन्होंने हिस्टोरिकल फिक्शन पे बहुत फैंसी किताबें, नागाज वगैरह सब पे, हाँ हाँ सक्सेसफुल। तो ये स्टार्टेड, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मेलुहा वर्ड का इस्तेमाल मिले तो आप समझ जाना कि इस रीजन की बात हो रही है। अब लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे किताब में ही लिखा है कि जैसे बहरेन वगैरह को दिलमुन का नाम दिया गया था, और जहाज मिले हैं पोर्ट पे, ये सारी चीजें मिली है। तो मेरे को इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना है कि ट्रेड था कि नहीं। ध्यान से देख, अगर यही वाला पोर्शन और यही गुजरात वाला पोर्शन है, तो इस साइड के ट्रेड के हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स मिले। इस साइड के ट्रेड में अगर देखो ध्यान से बोर्ड पर प्लीज, तो ट्रेड दो तरीके से हो सकता है। एक वाटर लेवल पे तो ट्रेड हो ही सकता है, और एक लैंड से भी तो ट्रेड हो ही सकता है ना। आज वहां पाकिस्तान है जहां व्यापार नहीं हो रहा इंडिया का, और पहले तो था ही नहीं ना, ऐसा है खैबर पास या वहां से लेकर अफगानिस्तान तक जाना या जो भी। तो इसीलिए ट्रेड के एक्सट्रैक्ट्स वहां पर देखने मिले हैं। 2-3 चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट करना पड़ेगा। जैसे थोड़े दिन में अभी कॉन्सेप्ट आएगा मेटल मनी का, उर्दू वगैरह में अशरफियां, वो देते हैं फिर वो सामान लेते हैं, वैसे टाइप के। सो दैट्स मेटल मनी, उसी से सिक्के का कॉन्सेप्ट आया था। तब नोट आ गया है क्लियरली, इंडस वैली में ये मेंशन्ड है कि खोदने के बाद एक भी मेटल मनी नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि अगर मेटल मनी नहीं मिला है तो फिर कैसे ट्रेड किया करते थे? तो अंदाजा ये लगाते कि बार्टर सिस्टम से ट्रेड होता था। बार्टर सिस्टम मतलब एक हाथ लेन एक हाथ देन वाला सिस्टम चलता था। पर उस टाइम पीरियड में, यहां खाली एक बात मेंशन कर दूं कि वेट्स का कॉन्सेप्ट मिला है, मेजरमेंट ऑफ वेट्स का कॉन्सेप्ट मिला है। तो जब भी वेट्स का कॉन्सेप्ट मिलता है और बार्टर सिस्टम करते हैं तो उसमें रैशनैलिटी होती है कि भाई तेरा 1 किलो और मेरा 1 किलो, ऐसे में। पर वैसा रैशनैलिटी के साथ एक और रैशनैलिटी आता है, ऐसा नहीं कि 1 किलो गेहूं लिया ना 1 किलो सोना दिया। वेट्स का कॉन्सेप्ट होता है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई 1 किलो अगर गेहूं लिया है तो इतना सोना दिया होगा, या फॉर दैट मैटर इतना सोना दिया है तो 2 किलो या 1 किलो ही गेहूं मिलेगा। वेट्स उस रैशनैलिटी को, ट्रेड के कॉन्सेप्ट को एनहांस ही करता है, डिग्रेड नहीं करता कभी भी। अदरवाइज कैसे ट्रेड होगा यार? सो दैट्स अ गुड थिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे वेट्स का कंसेप्ट उसमें मस्त लिखा हुआ है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 16 में उन्होंने स्टैंडर्ड वो बीज और दाने वगैरह मिला के बना रखे थे। एक उल्टा क्वेश्चन पूछो, जैसे पहली बार कैसे ही अनुमान लगाया होगा कि इतने को ही 1 किलो रखते हैं पूरी दुनिया में? पत्थर से। जैसे एक वर्ल्ड साइंस लेना पड़ता होगा, मैं बोल रहा हूं, कहीं रोक के
उसको लिखना पड़ा होगा ना 1 किलो, मतलब 1 ग्राम से जो भी समझ लो। तो कोई एक स्टैंडर्ड मेजर लेना पड़ा होगा कि भाई आ प्रमाण है। तो उसमें वो सीड और वो सब का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था तब। तो उसमें क्या मेजरमेंट, वो 16 के उसमें होने का एक अनुमान है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वेट्स इन मेजरमेंट्स ऑफ 16, कि 16 1, 16 2, 16 3, 16 4। तो 1 2 3 4 4 पार्ट में आईपू तो तारा हमें थी 4 पार्ट में मरसे, ऐसा करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था ऐसा। सो या टू द ट्रेड पार्ट, ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द polity, nothing except a line is mentioned in the book that polity is said to be central। वो भी अंदाजा लगाते हैं, बिकॉज सेंट्रल पॉलिटी नहीं होगा तो दुनिया में सिविलाइजेशन नहीं बन सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके अलावा एक भी बार कोई राजा वाजा की किसी भी प्रकार की हड़प्पा में चर्चा नहीं है। आर्किटेक्चर में एक बात रह गई, सॉरी, एग्जाम में काम आता है। किसी भी तरीके से एक भी टेम्पल उस टाइम पीरियड में नहीं मिला है, बट दैट डज नॉट मीन कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, फायर ऑल्टर्स हैव बीन फाउंड। आई विल बी कमिंग टू द रिलीजन एंड द गॉड्स एंड दिस थिंग पार्ट। तो कैसा है कि फायर ऑल्टर्स जो है, वो कैसा है कि वो टेम्पल नहीं है, क्योंकि जैसे कैसा है कि पूजने का जो सिस्टम है, आज भी वो सिस्टम इस्तेमाल होता है कि नेचर कोई पूजेगा ना। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, फ्लोरा में अगर पूजना है तो आज लोग पीपल और बरगद के पेड़ को पूजते ही है ना। वट सावित्री गुजरात नहीं मनाते तो वट का पेड़ ढूंढते ही हैं, दैट्स ऑन द फ्लोरा साइड। फौना साइड में बहुत सारे ऐसे जानवर पेड़ पक्षी होते हैं जिनको पूजा ही जाता है। सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है? गाय। तो आखिर उसके पीछे कोई फेथ या आस्था ही जुड़ी है ना दोस्त। तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट सिर्फ टेम्पल रिलेटेड नहीं है उस टाइम पीरियड पे, इट हैज मोर टू डू विद पर्सनल फेथ। उसके अलावा जैसे देखो, Havankul have been found in. हाँ, So if they ask if they worship fire or something like this, They did. answer would be you should be yes. यस यस, सॉरी मैं एक और चीज लिखना भूल गया। जैसे प्लस लिखता हूं नेचर, क्योंकि मैं गॉड्स भी लिखाऊंगा। Fire is something that you light up. बिल्कुल, एंड आई एग्री कि नेचर मतलब वहां पर मेंशन है इन चीजों का। मेरा टेम्पल से क्या लेना देना था पता है? जैसे क्लियर डिपिक्शन ऑफ गॉड फिगर्स नहीं, जैसे एक दो चीजें यहां पर वो भी उल्टा में ही हमको पता चला है, रिवर्स में पता चला है, एंड आई रिपीट रिवर्स में पता चला है कि जैसे कुछ खोदने के बाद कुछ मूर्तियां टाइप मिली है, ठीक है, तो उसी फैमिली की, उसी डिजाइन की, उसी जगह की, उसी स्ट्रक्चर की और भी कहीं कहीं पर कुछ कुछ मिला है। तो पता है 1920 में उसका नाम, 1920 में शिव एग्जिस्ट करते थे, महादेव। हाँ, तो उस टाइम पीरियड का जो स्ट्रक्चर मिला वो ना आज के शिव के स्ट्रक्चर से मैच खा रहा था। तो इसीलिए जो पशुपतिनाथ सील, पशुपति महादेव का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैलस, वो शिव फैलस, तो लिंग, शिव का लिंग। अब क्या है कि ये शेप्ड आइटम्स वहां मिले हैं, वो मंदिर में नहीं मिले, तो इसीलिए मैंने लिखा है नो टेम्पल्स। पर मैं ये नहीं कह रहा कि फेथ और रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे टाइप के आइटम घरों के अंदर मिले। तो रिलीजन एज अ कॉन्सेप्ट यस, क्लियर डिमार्केशन ऑफ गॉड्स नो, नेचर को पूजना यस, फ्लोरा को पूजना यस, फौना को पूजना यस। एग्जाम में यहीं पर खाली डाउट आने लगते हैं। सो आए रहे थोड़ी देर में गणपति जी और लक्ष्मी जी। हाँ, वो सब पढ़ाना ही डर लगता है मुझे। अभी थोड़ी ही देर में होगा, तो भला है कि मेरे साथ भगवान हो कि ना हो, पर मेरे साथ एनसीईआरटी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये जीत जाऊंगा। अब अरे बदल भी जाएगी तो एनसीईआरटी तो होगी।
Getting changed because of the results that you're giving. I am aware, but Because the 2 years. time when NFT was from a certain school of thought. Even if 3 years down the line or 10 years down the line, whatever I have to teach will be backed by नहीं मतलब ये NCERT only. क्योंकि ये लड़ाई कभी नहीं मतलब मैं पता है जैसे आर एस शर्मा कोर्ट में गया था वो कोर्ट में झूठ बोला था कि उसको पता है कि मंदिर नहीं है उसके नीचे ठीक है फिर कोर्ट ने बोला कि भाई तूने तो बोला तू एक्सपर्ट हो तो बता तो बाहर बोल रहा था कि नहीं है फिर कोर्ट के अंदर बोला भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मुझे नहीं पता तो दैट्स द स्टैंडर्ड ऑफ अ पर्सन हु हैज रिटन दिस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैं जिस किताब के सामने खड़ा हूं मैं उसके लिखने वाले को पूर्ण इज्जत देकर पढ़ा के जाऊंगा क्योंकि हम यहाँ पर एग्जाम पास होने के लिए मिले। आ जाओ। सो एनीवेज रिलीजन देयर इज नो स्पेसिफिक रिलीजन। पशुपति महादेव के डिपिक्शन ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है ट्रीज का वर्शिप करना, एनिमल्स का वर्शिप करना, मैन वुमन का वर्शिप करना, वो सब चीजें भी उस टाइम मैं यहां लिख देता हूं। नेचर मैन वुमन भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दे नॉट बीन फाउंड इन द टेम्पल्स। वन हॉर्न राइनो से लेकर ये सारी चीजें हैं। जैसे एक दो सेंटेंस लिखे कि वाई यार जैसे कोई भी इंसान में फेथ कब डेवलप होने लगता है? जब डर होता है। किसी भी इंसान में डर कब डेवलप होने लगता है? जब किसी भी खोने की वजह से, जैसे वो तब होता है जब तुम्हारे पास कुछ होता है। सो इट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम possessing something, ownership। जैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है जीवन में, तो इसीलिए मैं कभी ये नहीं बता सकता कि जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कितना निडर होगा। मेरे को डर किस बात का है कि आपको भी होगा। जो साथ का परिवार है उसका जाना, उसमें से किसी का कुछ हो जाना, जो धन संपत्ति कमाई है उसका चले जाना, जो दोस्त यार पैदा होने के बाद जो घर की चार दीवारी के बाहर बनाए हैं उनका चले जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, इज्जत जो कमाई उसका चले जाना, ये सब हर इंसान का अपना पोजेशन होता है। वो पोजेशन चला ना जाए उसी का भय होता है। उसी भय की वजह से वो मंदिर मस्जिद जाता है और फिर डेवलप। हे भगवान, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान मंदिर में जाता होगा तो वो मांगने अगर जाता होगा तो जितना है उससे ज्यादा, या अगर मांगता भी होगा तो जितना है उतना बरकरार रखना, यही मांगता होगा, या फिर बोलता होगा जितना है वो चला ना जाए। ऐसा कॉन्टेक्सचुअल है अपना माइंड की मंदिर में देने नहीं जाते। जाते देते वक्त कितना भी धनी आदमी और 500,000 रुपए से ज्यादा दान पेटी में नहीं डालते, पीछे से डोनेट कर देते होंगे, चेक देंगे, तो वो एक अलग बात है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इतना सब कुछ साम्राज्य बन तैयार होगा तो पोजेशन तैयार होगा। ये मेरा घर है, वो तेरा घर है, इधर है उधर, ये मेरा जानवर, वो तेरी गाड़ी, मेरा नाव। तो रिलीजन में फेथ का कॉन्सेप्ट आएगा। फेथ का कॉन्सेप्ट आएगा तो उस टाइम पीरियड में आदमी क्या देखेगा? बरसात बरस मत जाना, मेरा गेहूं खत्म हो जाएगा। आग मत लग जाना, सब जल जाएगा। यही होता होगा। हवा तेज ना चल जाए, सब उड़ जाएगा। तो हाथ जोड़ना चालू किया होगा नेचर को। तो इसीलिए फायर गॉड आएगा। अभी पूरी तरह आया नहीं है पर फायर गॉड आएगा। जैसे व्हाट डज मारुत इन इंग्लिश मीन? There's a god by the name of Maruti and then Nandan. Marut is storm. Storm. तो जब अभी डेवलप होगा तो मारुत गॉड्स डेवलप होंगे। फिर धीरे धीरे वो इवेंचुअली, जो आपने पूछा कि लक्ष्मी और वो लोग कब आएंगे, तो मारुत स्टॉर्म है, तो फिर उसको मारुति, फिर वो नंदन बनेंगे,
तो इसीलिए वो हवा में रहते हैं. That's how the whole story will unfold with respect to majority of the gods. ऐसा. So basically it was to just ward off diseases, evil या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है इस वजह से था. उस टाइम पीरियड में देखो ऑब्वियस चीजें पढ़ाने का मतलब नहीं है. पॉटरी हाँ, इमेज हाँ, सील्स हाँ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल या ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हाँ, ये सारी चीजें ओके. फायर बेक्ड अर्दन क्ले को फैंसी नाम में टेराकोटा बोलते. एक वर्ड सुन लेना प्लीज. अपने लोग जैसे इंग्लिश में लिखा था फायर बेक्ड अर्दन क्ले का सादा मतलब है क्ले. उसको बनाया है, उसको फायर में डाला, फायर में बेक करके निकाला. ईंट इज टेराकोटा. अजीब सी बात है नहीं मिट्टी की भी. उसको खाली बना के रखो है ना, और उससे दीवार बना लो तो बरसात, धक्का और बरसात से ही गिर जाए. पर उस ईंट को आग में डाल के निकाल के उसकी दीवार बना के रखो तो काफी साल चल जाता है. तो नेचर से ही मिट्टी है, नेचर से ही आग है, तो अल्टीमेटली वो वैसा. इसी पे वो एक मेरे को ऐसे खाली फिलोसफिकल कहावत याद आ रही है कि हर ईंट को यही गुमार है कि दीवार उस पे टिकी है. इंडिया में ये नोशन थोड़ा सा स्ट्रांग होता जा रहा है लोगों के बीच. सो दिस इज हाउ द fair. See, when we talk about reasons of decline, there are multiple so-called theories related to it. ज्यादातर जो थियरीज है वो ज्योग्राफिकल ही है. ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा लॉजिक से भी देख सकते हैं कि जैसे ये इंडियन प्लेट है तो हम जानते हैं ज्योग्राफिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के साथ प्लेट टेक्टोनिक थियरी में भी ये जस्टिफाइड है कि इंडियन प्लेट का टिल्ट ऐसा हुआ है. सही है. तो सोच के देखना, जैसे इधर से इंडस नदी जा रही है, कोई भी मेरे हाथ पे आप यहां कुछ रख दीजिए और बोलिए कि हाँ सर टेढ़ा करो. मैंने इसको ऐसे टेढ़ा किया तो दो में से एक चीज हो सकता है ना, कि वो टेढ़ा किया तो वो आइटम इस साइड आ सकता है, या टेढ़ा किया तो वो आइटम उस साइड जा सकता है. ऐसा बोलते हैं दैट द इंडस माइग्रेटेड मोर टुवर्ड्स द वेस्ट ड्यू टू द टिल्ट. सो इट माइग्रेटेड टुवर्ड्स द वेस्ट. तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, नदी तो अपने आप धीरे धीरे माइग्रेट कर जाएगी, शहर तो वहीं रह जाता है ना. शहर में रहने वाले लोग क्या बात करने लगते हैं पता है, अब नदी सूख गई क्योंकि अपने को अपनी जगह पर नदी नहीं दिख रही. कौन ये बोल पाता है अब वो वहां है. हम तो यार जहां रहते अपने तालाब को देखकर क्या बोलते हैं, कोई भी मतलब दैट्स हाउ वी से. सो वन इज द टिल्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट towards east and the flow of the Indus towards west is one. एक और ये बोला जाता है कि उस टाइम पीरियड में एब्सर्ड लेवल पर रेनफॉल हो गया था. रैंडम जिसको बोलते हैं, रैंडम रेनफॉल हो जाने की वजह से वो एग्रीकल्चर के ग्रोथ और आउटपुट को इफेक्ट करने लगा. सिंपल सी बात है, कभी भी धीरे धीरे अपने को अगर रियलाइज नहीं होता कि एग्रीकल्चर का आउटपुट में फॉल आ रहा है, खाने पीने की मगजमारी होने लगती है. तो जितना भी पूरा शामियाना के साथ बना रखा है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है. एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपने डिक्लाइन पे चला जाता है. जैसे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा एरिया है जिस जगह पर हमने ऐसा फॉल मतलब आज करंट लेवल पर देखा है. कोई भी चीज, इट इज जस्ट सीन रैंडम फॉल ओवर देयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्पोरली. Right now it's being seen in Punjab. Right now it is being seen in Punjab. It has happened in Malwa. It has happened in Malwa before. तो इन जगहों पर भी अभी हम एक तरीके का डिक्लाइन ही देख रहे हैं. जैसे अभी ये तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स खाली मैं देखा है और थोड़ा इकोनॉमी के हिसाब से, जैसे तेलंगाना उसके रिवर्स की तरफ है कि वैसे तो ज्योग्राफिकली बहुत अच्छा एरिया नहीं है ज्योग्राफिकली, बट अच्छा इन्वेस्टमेंट आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई है उस जगह पर. तो ज्योग्राफिकल डिक्लाइन है तेलंगाना में, बट वो लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसीज से उसको उभार लिया है आज. जैसे मालवा में भी ज्योग्राफिकल डिक्लाइन हुआ, पर
इकोनॉमिक पॉलिसी से उतना उभार नहीं पाए, सोशल प्रॉब्लम, डाकू वाकू ये सब सबका सिस्टम आ गया तो डिक्लाइन हो गया। उसके अलावा जैसे ऐसा बोलते हैं कि सडन ऊपर नीचे होना लैंड का, उसकी वजह से फ्लड्स वगैरह इंडस में ज्यादा आने लग गया था, इस वजह से उसका डिक्लाइन हो गया था। ऐसा बोलते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से हो गया था। 4-5 मेन रीजंस है, इधर अर्थक्वेक, इनंडेशन की वजह से मोहनजोदारो बैठ गया हो, रेनफॉल की वजह से एग्रीकल्चर का फॉल है, टिल्ट की वजह से है। हाँ चौथा संदीप इसका कर दो, कौन सा? इन्वेडिंग आर्यन डिस्ट्रॉयड। इन्वेडिंग आर्यन इसमें कहाँ लिखा है? नॉर्थ से बात करते हैं। नहीं नहीं, उसमें क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से वो स्टोरी नहीं जाती, अभी उनको लाना पड़ेगा आर्यंस को। विल टेक दैट पार्ट। अभी मैं क्या है, मैं 1900 के करीब पे हूं, सुनना। तो ये 4-5 रीजंस ऑफ डिक्लाइन उस टाइम पीरियड के मानते हैं। ऑब्वियसली ज्यादातर सब सोचा और रिसर्च किया हुआ है, वो पूरी तरह उस बात को रखा तो जा नहीं सकता है। अब रीजंस फॉर डिक्लाइन के बाद एक लॉजिक सा चीज समझाता हूं कि कब, मतलब कैसे खेलते हैं। देखो, मुझे ना मेरा ये बात करके हो गया है, मैं अभी बैड वाले पे हूं, तो ना हमेशा याद रखना, जैसे देखो चालकोलिथिक है ना, फिर ऐसे ही लिख रहा हूं गुड हड़प्पा, फिर लिख रहा हूं बैड हड़प्पा। तो जब भी गुड के बाद बैड आए ना, और बैड का कभी भी फीचर पूछे हो ना आपको, फीचर, तो उसके एक और पहले वाला चले जाना ना। हर एक हिस्टोरिकल डिक्लाइन में ऐसा ही देखने मिलता है कि बहुत अच्छा हुआ करता था, अब क्या हो गया है कुछ। तो अगर कोई तुमसे पूछे ना व्हाट इज द फीचर ऑफ द बैड हड़प्पा, तो हम क्या बोलते पता है? इट बिकेम प्राइमरीली चालकोलिथिक। और क्या होगा, लोग सूरत माइग्रेट होकर आते हैं, तेजी देखते हैं, मंदी हो जाती है, पार्टी उठ जाती है, कहां जाते हैं? गांव। तो अल्टीमेटली फीचर क्या हो जाएंगे जब वो गांव जाएंगे? गांव, शहर, गांव। इट्स गोइंग टू बी द सेम ओनली ना अल्टीमेटली। तो एनी हिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते हैं कि एनी फॉल दैट यू सी, उसका फीचर लिखने बोले तो उसके जस्ट पिछले वाले का लिख देना। तो हम देखते हैं प्राइमरीली चैल्कोलिथिक हो गया, वापस से स्टोन का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल, टूल्स की क्वालिटी खराब हो गई, हंटिंग फिशिंग पे वापस से लौट गए, बर्न्ट ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, पॉटरी खत्म हो गया, टेराकोटा खत्म हो गया, ट्रेड खत्म हो गया, कुछ मेजरमेंट के लिए भी कुछ भी नहीं बचा था, साइंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई, वॉयलेंस दिखने लग गया। जो मन में आए लिखो ना। बैड पीरियड चल रहा है, बैड पीरियड में थोड़ी स्पेसिफिक पढ़ा सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, क्लाइमेट इंड्यूस स्कार्सिटी ऑफ फूड। सब कुछ हो सकता है इससे। फूड आती है तो मतलब मार्केट होने लगती है, स्कैरसिटी आती है, मार्केट होने लगती है, इसलिए वॉयलेंस दिखता है, फूड इनसिक्योरिटी दिखते हैं, क्लाइमेटिक एजेंसी। जो लिखना हो लिखो ना। पिछले 20-30 साल में तो बैड वाले का कुछ पूछा नहीं एग्जाम में। आखिर एग्जामिनर भी तो कुछ सोचता होगा, इतना सारा पूछने को है, बैड का फीचर क्या पूछना है? जैसे इसको, हाँ, दो नाम है इसके, इसको लोग बुलाते हैं पोस्ट हड़प्पन। पोस्ट हड़प्पन मतलब, पोस्ट मतलब बाद, कोई कोई इसको कहते सब इंडस, कि ये इंडस नहीं है, ये इंडस का सब्स्टिट्यूट टाइम पीरियड है। कोई कोई इसको कहते हैं हाँ लेट हड़प्पन, ये हड़प्पा के बाद। तो ये 3-4 वर्ड खाली पता होने चाहिए। एग्जाम हॉल में पहली बार सुनते तो अपने को लगता है यार ये कौन सा फेज था, तो ये सारे हड़प्पा के बाद वाले। इसी का उल्टा भी है, तो सर हड़प्पन को और क्या बुलाते? इंडस फेज, हड़प्पन फेज, अर्बन फेज। जैसे इसको हाँ ये भी बुलाते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट अर्बन, कि अर्बन के बाद वाला। तो 3-4 वर्ड्स का इस्तेमाल है इस दौर के लिए, लेट हड़प्पन, पोस्ट अर्बन, सब इंडस, पोस्ट हड़प्पन, ये सब सब वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं जो नॉट सो गुड के फॉर्म में है। फिर फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। आई वॉन्ट टू मूव टू
the next segment of the advent of Aryans in India. Right. Till then, you can go through. I'm going to take 5-7 minutes to again plot. Fair? Anybody, anything to ask? Random. साउथ पार्ट का क्या हुआ? धर्म ये कहता है कि पढ़ाना चाहिए. In 3 lectures from now, I will come to South. Listen, he has a genuine question कि सर अभी साउथ का क्या? तो मेरी मजबूरी है कि मैं अभी इंडस, फिर इंडस के बाद आर्यन, ये सब पढ़ा के थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूं. फिर 4 लेक्चर बाद मैं साउथ पे आऊंगा. तो एक सेकेंड, तो साउथ पे जब आऊंगा ना तो 2500 बीसी से उठा लूंगा पक्का. पर एक बार 2-3 दिन चलने देते हैं, क्योंकि फिर सेम फ्लो और कुछ नहीं. हाँ पूछिए. I want to claim that all the areas in India which were thickly forested in past didn't even see Bronze Age ever. हाँ, They were directly coming to Iron Age. I am going to come to that. This Harappan period is a Bronze Age civilization. So at that time, the South didn't have a contempt like a equivalence of a Harappan civilization in South. बिल्कुल. एक बात तो तय है, मैं वही 3 दिन बाद जब बात करेंगे तो पढ़ाऊंगा कि जब 2500 बीसी में नॉर्थ का ये वाला पोर्शन इतना अच्छा वो देख रहा था, तो साउथ में ऐसा कुछ नहीं देख रहे थे हम. तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कभी कभार कि ब्रॉन्ज एज ये वाले टाइम पीरियड ने देखा नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया ने नहीं देखा. हाँ तो नहीं देखा, वो मैं पढ़ा दूंगा. थोड़ा डेवलप होगा ना तो बात करने में थोड़ा सा सटीक होगा. बट अभी यहां से स्टोरी खींचने की इच्छा है. और कोई क्वेश्चन ऐसे रैंडम एनीथिंग? फिर आगे बढ़ते हैं. आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर में इसका बहुत ज्यादा बड़ा. हाँ यस, थैंक यू फॉर दैट. जैसे वी टीच, जैसे कल्चर एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट होता है. कल्चर वाले सब्जेक्ट में पूरा आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है. आर्किटेक्चर उसका फर्स्ट टॉपिक है. सिंघानिया में 30 साल. हाँ बिल्कुल. तो हम क्या करते हैं उसमें, सुनो ध्यान से. जैसे एंशंट इंडिया जब पढ़ेंगे तो एंशंट इंडिया में अभी हड़प्पा पढ़ा, फिर आर्यन, फिर पोस्ट आर्यन, फिर मौर्य का आना, फिर बाहर वालों से लोगों का आना, फिर गुप्ता, ये सब टाइम पीरियड चलेगा. ये एंशंट इंडिया है. हम जब कल्चर पढ़ेंगे और उसमें जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो ये सेम टाइमलाइन लूंगा. इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया. तब जब हड़प्पा पढ़ेंगे ना तब मैं बोल दूंगा कि बात हो गई है, अभी दूसरी बार वापस रोड नहीं काटूंगा. ये आर्किटेक्चर है. लेकिन मौर्य में आर्किटेक्चर के वक्त पढ़ाऊंगा. क्यों? क्योंकि अभी अशोक पढ़ाना जरूरी है, स्टोरी वीव करना जरूरी है. अभी इतना सारा आर्किटेक्चर करने लग जाऊंगा तो मौर्य से गुप्ता कब लाऊंगा? तो इसीलिए एंशंट इंडिया पढ़ रहे हैं हम. और क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फोकस स्टोरी है, और कल्चर पढ़ेंगे तब वो फोकस पक्का कर लेंगे. फिर हाँ, और कोई ऐसा रैंडम क्वेश्चन, एनीथिंग? हाँ, स्ट्रीट लाइट भी हुआ करती स्ट्रीट लाइट्स भी हुआ करती थी. कब? हड़प्पा लैम्प्स. हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है. फायर आएगा तो स्ट्रीट लाइट इज नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज लैम्प रिलेटेड, ऑयल लैम्प्स. वो तो प्रोग्रेसिव सिस्टम था कि वो हर रात हाँ. चला के जाता है. रात के जला के जाता था. प्रोग्रेसिव सिस्टम. हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर था, सोफेस्टिकेटेडली वर्क अलॉटेड था. क्योंकि अगर मैनहोल कवर है, रोड बन के तैयार हो रहे हैं, ये वो तो सबको अपने हिसाब का काम है ना. ऑटोमेटिकली कचरा भी जो है वो कुछ ये नहीं सुना मैंने. मैंने गुजरात बोर्ड में टेक्स्ट को पढ़ा था. अच्छा ऐसा, आई एम नॉट अवेयर. मैंने वो करी. अच्छा, आई एम नॉट वो अवेयर. ऐसा बनाया था कि हवा से मतलब ज्यादा कचरा साफ हो जाए तो अच्छा. उसका नाम लिखा था. मेजरमेंट के साथ है कि 36 मीटर इतना चौड़ा और ये फलाना बहुत कुछ निर्देश अच्छा ऐसा है. अच्छा, बिल्डिंग की- हवा चले तो कचरा साफ हो जाए रोड का. मतलब स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था हाँ. हवा से विंड डायरेक्शन कुछ ऐसा था हाँ कि तो कचरा automatic वर्टिकली साफ हो जाए या किसी एक जगह पर सेग्रीगेट होकर जमा हो जाए. ओके फेयर. हाँ नहीं, सील से ही करते हैं. जैसे मेटल मनी अशरफियां जो होता है, ये तो मैंने अशरफियों का एग्जांपल लिया. वो अलिफ लैला या ये सब वो देखा, वो छोटी, तो वो पहले कोर सोने की मेटल मनी हुआ करती थी. तो अभी वो वाला जोन नहीं आया है, अब बस वो वाला जोन आएगा. बोल हाँ,
सील वगैरह तो कैसा है, ट्रेड के लिए, एक्सचेंज और टोकन और उस सब के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो जैसे मैंने तेरे तक सील पहुंचा दिया, तो कोई दूसरा बंदा जब सील लेकर आएगा तो ये मैच हो जाएगा, तो तू उसको माल दे देना। सो दैट्स नॉट मनी, दैट्स जस्ट कम्युनिकेशन के टेक्निक्स। तो उसके एक्सचेंज में तू 1 किलो गेहूं नहीं दे रहा है, तो सील कैन बी यूज्ड टू ईज द ट्रेड, बट दैट्स नॉट इन एक्सचेंज। ऐसा support is clear. हाँ You read open they have, they use agates for as a currency. Agate gemstones which are found in today's Thambatu. हाँ Agate. So very similar stones are found in large volume in all of the European side. So it's बिल्कुल। matrimony, but they may have used the gemstone. तो इसीलिए मैंने बोला ना कि जेमस्टोन्स का करेंसी नहीं है वो कैसा बार्टर सिस्टम में वही मेजरमेंट के हिसाब से कि तू इतना वाला जेमस्टोन दे तो मैं तेरे को उसके बदले 2 किलो गेहूं दूंगा। मतलब वही हाँ मतलब पहले करेंसी की तरह सेमी करेंसी जैसा तो कंपलसरी है, नहीं तो ट्रेड नहीं हो सकता है। की जो वॉल्यूम में मतलब जो चल रहा है जेमस्टोन नहीं सर लाइक स्टैंडर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल, कि अभी अपने पास जैसे पैसा नहीं है पर सोना पड़ा है, तो सेमी करेंसी की वो दे दोगे तो हाथ के हाथ उसके प्राइस का सब मिलता है, तो दैट वर्क्स। बट नहीं, उस वक्त तक नहीं था, बस आएगा अभी। तो मनी हो सकता है जेमस्टोन। उसमें क्या है कि मनी की कोई चर्चा ही नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, कोई बात नहीं हुई है। और एनसीईआरटी मेंशन करता है बार्टर सिस्टम। बात कब होगी जब हम उनकी लैंग्वेज डिसिपल करेंगे। हाँ ओए, लैंग्वेज डेसिफर से याद आया, सॉरी वो बात तो रह गई। जैसे द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ हड़प्पा इज दैट द स्क्रिप्ट टिल डेट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड। तो वो ना, हेलो, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ऐसे जाता है और ऐसे रिटर्न है। जैसे इसको ये बोलते हैं इट्स बॉस्ट्रोफेडॉन, ऐसे जाता है और ऐसे रिटर्न आता है। टिल डेट हड़प्पा के जितने भी आइटम मिले जहां किसी भी प्रकार से कुछ लिखा है, वी हैव नॉट बीन एबल टू डिकोड एज टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो वो भी एक पार्ट है। हाँ, लीडर प्लस राइटिंग, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर सिविलाइजेशन को बहुत लंबा चलाना हो ना, कि कभी उसका पतन ही ना आए, तो 2 चीजें लगती है। एक, लिखाई, क्योंकि लिखाई की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो लंबे समय तक चलता है। जैसे दादी का बनाया हुआ अचार का टेस्ट, दादी लिखना भूल गई, टेस्ट वहीं खत्म हो गया। सो एनीथिंग जिसका आपको सर्वाइवल लंबा चाहिए, तो उसकी लिखाई होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और दूसरा, उसको लीड करने के लिए लीडर होना चाहिए। तो ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि कभी भी लीडर और राइटिंग कंबाइन होगा तो जो भी आइटम है वो लंबा चलेगा। जैसे बड़ी कंपनीज, अभी मैं किसकी बात कर रहा था, जैसे टाटा, हाउ हैज टाटा सर्वाइव्ड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज बिकॉज ऑफ 2 मेजर रीजंस। 1, कंपनी पॉलिसी। हर बात पे बोलते सर कंपनी पॉलिसी, हम बोलते कर दो ना, नहीं सर कंपनी पॉलिसी, हम रहे ना रहे सेम पॉलिसी से कंपनी चलेगी। तो आज तक लोगों का टाटा पे ट्रस्ट है। मैं ले रहा होता हूं, मैं नहीं लेता हूं, तो पड़ोस में आदमी खड़ा क्या बोलते थे, टाटा का ही तो है, ले लेना, क्या दिक्कत है। ट्रस्ट तो लिखित से आता है, और उसी को क्योंकि टाटा ने लिखित फॉर्म में उतार दिया है, तो अब क्योंकि उसी को लंबा लेना है, सो देन दे आर ब्रीडिंग लीडर्स एवरी टाइम। So इसीलिए you had Jamshedji Tata, then you had Ratan Tata, and then another generation and another generation. So that survives a longer period of time. ऐसा. So not many people believe in that concept, but ऐसा होता ही होगा, मेरा मानना है. Right? So we bring Aryans into the picture. Hold. नहीं, लीडर तो था, राजा नहीं था। अभी राजा सिस्टम बस ला ही रहा हूं आर्यंस के साथ। तो तब इंडिया में अभी किंगडम सिस्टम चालू होगा। अभी कोई किंगडम की कोई बात नहीं है, सबका सब अब बीच में एक आएगा।
लीडर्स तो होंगे ही, अदरवाइज 1000 साल मुश्किल है। कास्ट सिस्टम नहीं था, अभी ला रहे हैं बस। धोलावीरा है तो नहीं। नो, इसको मेरे एंशिएंट इंडिया के सारे आंसर गलत हो गए क्योंकि टिक मार रहा हूं। हाँ हाँ, राइट। The other ones are not system and they were also injured by the army. So that's why there is a strong argument that caste system is a relic of Harappan civilization, just as the worship of Shiva. क्योंकि आर्यन से फर्क नहीं आया, बाकी जगह भी आया No. तो फर्क नहीं है। मैं बात कर लूंगा उसकी। ये मतलब काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। सुनते सुनते स्टोरी एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे थोड़ी काल्पनिक है पर तभी सेट हो पाएगा। जैसे ये इंडिया है 1500 बीसी का, तो हम लोग जो टाइम पीरियड अभी देख कर निकले उसमें हमने 2500 से 1900 बीसी तक तेजी देखा और 1900 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक बहुत डिक्लाइन देखा। तो अगर आप 1500 बीसी में इंडिया आते हैं तो जो लोकल्स है टेक्स्ट बुक उनको नाम देता है दासयूज का। हमने इनसे पूछा और भाई साहब क्या हाल चाल है। अब क्योंकि बहुत ही बुरा टाइम पीरियड चल रहा है तो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, अपना पेट भरते हैं, सब उजड़ गया है, सिर्फ फॉकलॉर्स है, मतलब बातें हैं, ऐसा था, पूर्वजों में ये था वो था, बस सब था में था। और पूछोगी तो आज कर लो, कहाँ अब कुछ बचा ही नहीं।
हाँ, अभी के भारत में ऐसे अभी का भारत ऐसा नहीं है। अभी का भारत विकसित भारत। हाँ, अब तो भारत बन रहा है। उस टाइम पीरियड का ये वाला भारत है। भारत जैसा वर्ड उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता था, 10 मिनट बाद करेगा। हाँ, मतलब क्योंकि टेक्स्ट बुक्स और ये सब तो उस जगह को हड़प्पा ही बोलते हैं ना। जैसे ऐसा इंडिया तो बन के थोड़ी मैप वाइज तैयार हुआ है, वो तो टाइम लगेगा। व्हेन द ब्रिटिश कम टू इंडिया, ये एरिया लेंगे, एंड देन व्हेन दे स्टार्ट रूलिंग दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तब वो बोलेंगे कि दिस इज इंडिया। तो आज हम वो इनहेरिट किए, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये इंडिया है। थोड़ा बड़ा दे देते तो वो इंडिया होता, थोड़ा छोटा दे देते तो वो इंडिया होता। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये वाला पार्ट है। अभी स्टोरी क्या है? स्टोरी में ऐसा है, जैसे कुछ बंदे हैं जो यहाँ सेंट्रल स्टेपी रीजन यूरोप में कहीं पर, या फिर समवेयर इन साउथ रशिया, उन लोगों का दो चार वर्ण है। दे आर वेरी ऐसे टॉल पीपल, थोड़ा मस्कुलर है। जैसे दे आर हॉर्स राइडर्स, थोड़े महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस पीपल, एस्पायरिंग। एंड ऐसा है कि घोड़ा लेकर एंड वो स्वॉर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। जैसे उस टाइम पीरियड में इतना तो कोई क्लैरिफाई नहीं कर सकता है, बो एंड एरो एक टेक्नोलॉजी है और स्वॉर्ड्स का एक टेक्नोलॉजी है। तो लोग वो स्वॉर्ड के यूजर्स है, और घोड़े पर बैठे बैठे तलवार चलाने का स्किल सेट रखते हैं, रथ एंड एवरीथिंग। बहुत आयरन अभी नहीं आया, 500 साल लगेगा लोहा आने में, तो वही है, सेट तो करने दे। दो तीन चीजों का उनका एडवांटेज है। एक उनका मस्कुलर बिल्ड का एडवांटेज है, दूसरा कोई भी आदमी होता है जैसे उसके अंदर अच्छी महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशन, वो एक एडवांटेजेस पार्ट होता है। घुड़सवारी अच्छा करते हैं, उसका एडवांटेज होता है। जैसे घोड़े पे बैठकर तलवारबाजी करनी, वो वॉर्स वगैरह या इन सब जगहों पर स्विफ्टनेस का। तलवार लोहे के अलावा किसी आइटम का होगा, पर मुद्दा स्वॉर्ड का है, क्योंकि मेटल बेस्ड हो सकता है, बट हम लोहा का तलवार, या हमको पढ़ाते वक्त उसका क्वेश्चन सही है, मेरे को भी ये क्वेश्चन आते थे, पर हम लोग क्या करते हैं हिस्ट्री में, जैसे उसमें नहीं जा सकते क्योंकि हमको इंडिया में आयन का खोज करना पड़ेगा। तो मैं उसी स्वॉर्ड से थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन पैदा करूंगा, जब आर्यंस इंडिया में रहने लगेंगे, कि भाई अपने बाहर से लेकर आए, तो ये कहीं इंडिया में से कहीं से कुछ करके नहीं हो सकता है क्या? तो क्योंकि वो यहीं बसेंगे, तो उसको कोई दासियू बोलेगा ये कॉपर इधर मिलता है, इससे कर ले, तो बोलेगा कॉपर की तलवार मारूं, कुछ अच्छा आइटम बताना, तो बोलेगा हमको क्या मालूम, तुम बाहर से आए हो ना, खुद खोद के ढूंढ लो। तो वो लोहा ढूंढे होंगे, या आयरन ओर से स्मेल्टिंग करके आयन निकाला होगा, तभी तो स्ट्रेंथ आएगा ना। ओ वाओ, बना भाई 2000 तलवार, माल मिल गया है। एंड दैट्स हाउ द डोमिनेशन में स्टार्ट। इसीलिए मैं स्टोरी बिल्ड कर रहा हूं। सो बेसिकली कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल स्टेपीज, टेक्स्ट बुक सेज कि दे वर मस्कुलर, हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड पीपल। थ्री थिंग्स टेक्स्ट बुक टॉक, दे वर ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब है कि ऐसा नहीं कि विदेश से आ रहे हैं तो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दे आर ट्राइबल, दे आर पैस्टोरल इन नेचर। पैस्टोरल का मतलब होता है चरवाहे, गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाला सिस्टम, राइट। दे आर पैस्टोरल इन नेचर। ट्राइबल कॉन्सेप्ट है। एक चीज एनसीईआरटी मेंशन करता है कि पेट्रियार्कल है, मेल डोमिनेंस का सोसाइटी है उस टाइम पीरियड का। उस टाइम पीरियड में ऐसे स्टोरी बना रहा हूं कि वो यहां से आए होंगे तो बीच में पर्शिया आया ही होगा, ईरान वाला एरिया वो आया ही होगा। उन्होंने पूछा होगा भाई हमको वो वाला एरिया चाहिए जो दुनिया का सबसे कड़क ऐसा सिविलाइजेशन टाइप है, हम ट्राइबल लोग हैं ना, हमको उधर जाके देखने का है कि कैसा क्या चल रहा है। तो यहां पर ज़ेन द वेस्ट एक किताब है, उस किताब में आर्यंस की चर्चा है। तो वो किताब वाले ने उसको बोला होगा भाई थोड़ा आगे जाएगा ना तो उधर तुमको एक नदी दिखेगा, तुम वो नदी पार करेगा ना तो तुम उधर सिविलाइजेशन में पहुंचेगा। आए होंगे, उनको लगा होगा कि देखते अपन भी क्या है।
तो उन्होंने किसी दासियों से पूछा होगा, भाई साहब इधर इंडस वैली किधर है? तो क्या बोला होगा, यही इंडस वैली है। तो मुंह उतर गया होगा, ये इंडस वैली है मतलब हमारे गांव में कितनी चर्चा होती मालूम, ऐसा है वैसा है। हम इतनी दूर से घोड़े पर आए हैं, फ्लाइट लेके जाए तो एक दिन में निकलते, घोड़े पे तो 6-6 महीने लग गए आने में, और तुम बोलते हो ये इंडस वैली है। तो बोला होगा कि पर यार और क्या खास बात है इधर की, मतलब सही में बता ना इंडस वैली किधर है। झगड़ा हो गया होगा, चिढ़ा हुआ होगा दासियों, बोला ना कितनी बार ये इंडस वैली, एक तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, हम भी यही बात करते, तू भी उधर आके यही पूछ रहा है, रहने का रहे, निकल इधर से। उसने तलवार चला दी होगी तारी तो। एंड दैट्स हाउ फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑक्यूपेशन और द इन्वेड नहीं बोलते हम, इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ। एडवेंट ऑफ द आर्यन स्टार्टेड का हिंदी में मतलब है आवागमन, आना। जब वो बोलते हैं तो हम ये मानते हैं आवागमन होता है, तो हम वी आर स्टैंडिंग विथ ओपन आर्म्स, यहां कोई दिक्कत नहीं। इन्वेड बोलते तो घुस गया, हमको नहीं चाहिए था। नहीं, टेक्स्ट बुक्स में इस्तेमाल होता है द इन्वेजन ऑफ आर्यन इन्वेजन, ये सब बोलते हैं। तो मैं खाली वर्ड प्ले को ठीक रखना चाहता हूं कि देखो कोई भी आया नहीं आया, सब आते और जाते हैं, पर अभी ये सब अपने अपने पर्सपेक्टिव है कि भाई किताब एडवेंट ऑफ द आर्यंस लिखता है। सो टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड समथिंग, जैसे कुछ बेसिक चीजें लोग बोलते हैं, हाँ एक दो वर्ड पे थोड़ा सा डिबेट होता है, ये आर्यन नस्ल के हैं या ये वो। तो एक्चुअली में टेक्स्ट बुक मेंशन करता है कि आर्यंस एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाली लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वो खाली एक अलग भाषा बोलते थे और हिंदुस्तान आए थे। 5 उनको लेकर बात, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, स्वॉर्ड विल्डिंग, हॉर्स, ट्राइबल पॉलिटी, ट्राइबल्स, पैस्टोरल इन नेचर, ये 4-5 चीजें उनको लेकर है। मेल डोमिनेटेड, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेकेंडरी था, स्विफ्टनेस ऑफ द हॉर्स, जेन दवेस्ता, के अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें जो मुझसे ना रह गए। ट्राइबल पॉलिटी, यस, बिलीव्ड इन ट्रेड। ओके, टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, क्या हुआ सर यहां पर आके देखो प्लीज, क्या हुआ सर यहां पर आके, सबसे बोर्ड पे लिखता हूं, सबसे पहला फाइट होगा दसास वर्सेस दासियूस। बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, जीतेगा कौन बच्चों? दसास। तो कैसा है, स्टोरी बनाते हैं दिमाग में। दसास आए, उनको कुछ नहीं पता कहां पानी मिलता है, कहां खाने का, कहां रहने का, आए मारा, इधर सेट होने लगे। तो धीरे धीरे ट्राइबल पॉलिटी है ना, ट्राइबल लोग हैं, तो पीछे से और इन्वेजन या और एडवेंट या और इंकर्जन तो चल ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि इधर 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 ऐसे करते 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 सबका कबीला, क्योंकि ट्राइबल है तो आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड कबीला, सबका कबीला इधर 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 सेट होने लग गया। तो पता हिंदुस्तान उस टाइम पीरियड में कम से कम अगले 50 से 100 साल तक कैसा दिखने लग गया था कि ऐसा लगता था कि ये इधर 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 ऐसे करते करते कबीलों में हिंदुस्तान में छोटे 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 आर्यन पॉकेट्स बनके तैयार होने लग गए थे। अब सब बाहर से आ रहे तो अपने घर वालों को लेकर आ रहे, क्या बोलते, अबे इतना एरिया मेरा, गोला मार गोला मार, अरे इतना एरिया मेरा, गोला मार करते करते वो पूरे एरिया में। हम उनसे पूछा मैंने, भाई साहब आप तो हड़प्पा देखने आए थे, तो नहीं दिख रहा है तो जाओ। बोले अभी आ गए तो अभी इधर ही रहते, क्योंकि इधर वाला कोई बोल ही नहीं रहा है कि जाओ। देयर इज नो सच फाइट। So when they start saying staying comparatively, please geographically speaking, I can't, मतलब I can listen. This is Indus. This is the Panch Nadi. So this area is anyways decently fertile. तो इसलिए यहाँ रहने खाने की पैस्टोरल लोगों को तो वैसे ही दिक्कत नहीं है, जिनका भेड़ बकरी का काम है। तो ये धीरे धीरे इस गप सेट होने लग गए। ऐसा किताब में लिखा है कि ट्राइबल डोमिनेंस पॉलिटी फॉर्म में होने लग गया। बीच में एक बंदा जो उनका मेन बंदा था, कबीले का सरदार, वो बैठने लग गया। करते करते हिंदुस्तान में छोटे छोटे सर्कल बनने लग गए ट्राइबल एरियाज के। इस दौरान जब ये पूरी स्टोरी आगे बढ़ी
तो ऐसे दो कबीले थे जो हिंदुस्तान के सबसे प्रोमिनेंट कबीले बनने लगे, क्योंकि उन्होंने, ध्यान से देखना, उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ कबीलों को हरा के अपना एरिया बड़ा करने में कामयाब होने लगे। उसमें से एक जो सबसे बड़ा कबीला बन के तैयार हुआ, उस कबीले का नाम ही भारता हुआ करता था। और एक कबीला वहां पर खड़ा होकर तैयार होने लग गया, उस कबीले का नाम था त्रित्सु। फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान में भारता और त्रित्सु का डोमिनेशन बढ़ गया एज कबीलास। जब इनका डोमिनेशन बढ़ने लग गया तो ऐसा बोलते हैं कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में और भी अलग अलग जगहों पर छोटे बड़े ट्राइब्स बन के तैयार होने लग गए। एंड मेजरली, थोड़ा और मैं यहां पर लिख रहा हूं भारता त्रित्सु। और धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ने लग गया तो इंडिया ऐसे 5 ट्राइब्स के साथ डोमिनेट करके ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो गया, और उन 5 ट्राइब्स को एक साथ पंचजन्य, इन 5 का दबदबा हो गया। मैं नहीं जानता 100 साल, 50 साल, 150 या 200 साल, वट एवर आई एम सेइंग, कि टाइम पीरियड के लिए पंचजन्य से हिंदुस्तान का डोमिनेशन बढ़ने लग गया। उस वक्त दासियूस जो लोकल्स हैं, उनको यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि बाहर से आए हुए लोग इस तरीके से कैसे सेट हो गए। किताबों में इस बात की भी चर्चा है कि आर्यन के ही कुछ ट्राइबल पॉलिटी के कुछ कबीले थे जिनका यह मानना था कि भाई ये भारत इतना ज्यादा बड़ा क्यों हो गया, चल अपने सब मिलके इसको टपका देते हैं। तो कैसा हुआ, भारता के अलावा के टोटल 5, बोर्ड पे देखना, टोटल 5 पंचजन्य के आर्यन ट्राइब्स एक साथ आए। सुनना, उसके साथ जो दासयूज हैं उनके 5 कबीले एक साथ आए और उन्होंने भारता नाम के ट्राइब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी कि भाई इसको खत्म करो। जैसे किताबों में इसका जो नाम है, इसको बैटल ऑफ 10 किंग्स करके बुलाया जाता है। भारता वर्सेस 5 पंचजन्य विच आर आर्यन इन नेचर, उनको अपना वाला पसंद नहीं आ रहा था, और 5 दासियूस जिनको बाहर वाले आए हुए पसंद नहीं आ रहे थे। इस पूरे गेम में ऐसा माना जाता है कि भारता अपने आप में उस गेम को जीता है। जब भारता उस गेम में अपने आप को जीता है तो तब लोकल्स में से, ये लोकल्स है ना, लोकल्स में से जो सबसे प्रोमिनेंट, उनका सबसे अच्छा और सबसे फाइटेबल ट्राइब हुआ करता था, उसका नाम था पुरुष। इस बैटल में जीत भारता की ही हुई है, पर बैटल जीत जाने के बाद भारता ने पुरु को काफी अप्रिशिएट किया और बोला वाह यार अच्छा लगा। तो भारता ने हारे हुए पुरु के साथ अपना हाथ मिलाया और मिलाकर इंडिया पे रूल करने के पूरे प्रोसेस को शुरू किया और एक नाम देकर शुरू किया, कुरूज। और इंडिया फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, तब फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम, सुनते जाना फिर स्टोरी थोड़ी देर में अनफोल्ड करता हूं। फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम इस पूरे एरिया में कुरूज का राज होने लग गया। और कुरु का कैपिटल कहां बनेगा? हस्तिनापुर। आ रहा हूं रामायण पे। I knew somebody is going to come up with that question of Ramayana. I have an answer ready. Hey, fair. Whatever I teach, if there are any questions which are ird-gird of the topic and relevant, I will answer. And if I don't know, I will say that I don't know. Fair. किताब में ऐसा लिखा, चर्चा छेड़ दे, मैं किताब एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि महाभारत पहले रामायण बाद में। बात करते हैं पहले, सुनो। राम नहीं आए हैं, राम आएंगे। एनीवेज, सो द स्टोरी, अब मैं स्टोरी पे हूं, प्लीज प्लीज बी विथ मी। सो स्टोरी इसी बात का है, एडवेंट ऑफ द आर्यंस, आर्यंस का आना,
10 यूज के खिलाफ दसास का लड़ना, दसास की ट्राइबल पॉलिटी से धीरे धीरे छोटे छोटे सर्कल बनना, टॉप 2 पॉलिटीज बन के तैयार होना, लोगों का उनके खिलाफ का अग्रेशन आना, अग्रेशन में बैटल ऑफ 10 किंग्स में भारता का जीतना, उनका हारना। जब भारता का जीत हुआ था उसी टाइम पीरियड में उसको भारतवर्ष बुलाया जा रहा है। प्लीज डोंट यॉन, हाँ सामने नहीं, नीचे करके करने का। ऐसा लगता है कि स्टोरी बोरिंग हो रही है। उसी वक्त उस टाइम पीरियड में एक डोमिनेशन का टाइम पीरियड आया था, इसीलिए उसको भारतवर्ष बोलते हैं और इसीलिए भारता या इस तरीके से नाम लिया जाता है। ये कुरूज का लॉन्चिंग, और फिर खाली तो ऑफ टॉपिक बात है, बट कुरु बन के तैयार होगा, फिर कुरूज का लीनिएज होगा। फिर उसमें से कोई बोलेगा कि हम यहां के राजा है, कोई बोलेगा नहीं हम यहां के राजा हैं। फिर वॉर होगी, महाभारत होगी बिटवीन द टॉप 2 ब्रदर्स और क्लैंस ऑफ द कुरूस। ऐसा थोड़ी देर में, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द्रौपदी, पर्यायवाची उनका एक और क्या नाम है, पांचाली। बिकॉज इन सम टाइम फ्रॉम नाउ कुरु will have one more tribe slowly starting to dominate just nearer to the place, and the name of that tribe will be Panchals. So you will see the Kurus and the Panchals dominating. इसीलिए तो द्रौपदी उधर से इधर आते हैं, तो वो एक सिमिलर क्लैन से एक लड़की इस साइड आई है पांचाली, तो इसीलिए वो पांचाल नरेशन ऑल दैट। फिर महाभारत में यू कैन, इफ यू हैव अ लिटिल नॉलेज देन यू कैन सेट थिंग्स अप दैट वे। आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, बिकॉज द मेंशन टेक्स्ट बुक मेंशंस वशिष्ठ ऑल्सो, विश्वामित्र ऑल्सो इन दिस पीरियड ओनली। अभी पढ़ाना है मेरे को, बुक्स वाले बात में मैं बात करूंगा उसकी। फिर ये स्टोरी वाला पार्ट हुआ कि कैसे आर्यंस आए और क्या थे और कैसे थे वगैरह वगैरह। पॉलिटी को लेकर बात करते हैं। पॉलिटी में ऐसा है जैसे थोड़ा सोशल भी है। जैसे पहली बार ये वाला सिस्टम दिखने मिलता है, राजा, अब पता नहीं कहां ड्रॉ करूं, चल यहां करता हूं। द हेड प्रीस्ट, जिसको हिंदी में राजपुरोहित भी बोल सकते हैं, हाँ वही, इसीलिए ये राजा यहां बैठा है, यहां उनके एडवाइजर बैठे, द हेड प्रीस्ट, कि बताइए क्या ठीक रहेगा। So they will advise and the Raja, but it's a tribal polity. It's a tribal polity कि जितना भी डिसीजन होगा, रूल बुक सेट होगा, वो कबीले के लिए है। कबीला बड़ा होता जाएगा तो राजा का जो फरमान होगा वो पूरे के पूरे कबीले पे अप्लाई होगा। जैसे जैसे वो और एरिया जीतते चले जाएंगे वैसे, उस बात को टाइम है। सो राजा होगा, प्रीस्ट होगा। जैसे प्रीस्ट में 2 प्रीस्ट की चर्चा यहां पर किताब में की गई है, उसमें से वशिष्ठ, विश्वामित्र, टेक्स्ट बुक डिस्कसेस अबाउट देम। दे आर द प्रीस्ट्स ऑफ दिस टाइम पीरियड of around 1500 BC, around 1400 BC. The best that Om Bhur Bhur Vasvaha Gayatri mantra is by, वो तो शिव ने दिया है। नहीं नहीं सर, मतलब आपको ऐसे टेक्स्ट बुक आंसर्स, जैसे विश्वामित्र इज, अच्छा मैं कुछ लिखता हूं जो टेक्स्ट बुक लिखता है, क्योंकि नहीं सर और सुना तो फिर खेल खत्म। जैसे वशिष्ठ, टेक्स्ट बुक मेंशंस इज अ लिटिल ऑन द कंजर्वेटिव साइड। द टेक्स्ट बुक मेंशंस विश्वामित्र टू बी ऑन द लिबरल साइड। It is Vishwamitra who has given the Gayatri mantra at that point of time. तो संस्कृत को लेकर टेक्स्ट बुक में कुछ वर्ड्स का भी यूसेज है, जैसे इट सेज दैट इट्स अ लिटिल ऑन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, क्योंकि अभी संस्कृत की स्थापना होगी थोड़ी देर में जब अपने किताबों की बात करेंगे, क्योंकि किताबें लिखी जाएगी जब पहली बार 1500 में आर्यन हिंदुस्तान आकर पहला वेद लिखेंगे, ऋग्वेद, तो वो अगर संस्कृत में लिखा है
और इनका आना जो है वो विदेशी आगमन है, और ये हिंदुस्तान में बैठ के उस चीज को लेकर है, तो पूर्ण रूप से विदेशी तो है नहीं, पूर्ण रूप से देसी भी है नहीं, तो इसीलिए वो यूरो इंडी है या इंडो यूरोपियन। संस्कृत को ऐसा वर्णन दिया गया है किताबों के हिसाब से, ठीक है, फेयर। सो उस टाइम पीरियड में राजा प्रीस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, ऐसा बोलते हैं, किताबों में लिखा है कि उस टाइम पीरियड में, यहां देखो, वुमेन, इनकी बहुत तारीफ की है, इस दौर की, सॉरी, बहुत तारीफ की है। ऐसा लिखा है किताब में, 1500 से लेकर 1000 तक बीसी तक इंडिया ने विमेन एम्पावरमेंट का टॉप जोन देखा है, तब टॉप जोन देखा है ड्यूरिंग आर्यन ट्राइबल पॉलिटी सिस्टम। कुछ जैसे सभा, समिति, इन सब चीजों में औरतों का बैठना, डिसीजन मेकिंग का पार्ट लेना, ये सब में उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये किताब में लिखा है। सो दैट्स अ गुड थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अलावा जैसे देयर वर अदर असेंबलीज ऑल्सो, जैसे सभा, विधाता, समिति, गण, इन सब में जैसे रिलीजियस फंक्शंस के लिए, मिलिट्री फंक्शंस के लिए, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल है। सुनो, फोटो बनाते, प्रीस्ट, राजपुरोहित, महारानी, तो एक और जो बंदा पहला बैठा है वो है महामंत्री, द वन हु विल फाइट, द हेड ऑफ द आर्मी, क्योंकि झगड़ा ही तो हो रहा है। वो क्या है, भीष्म पितामह, जो कि बेसिकली आर्मी के हेड होंगे। एंड महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास, है ना? तो इन सम टाइम फ्रॉम नाउ वी विल सी अनदर राजा, वी विल सी वेद व्यास, वी विल सी भीष्म पितामह and a lot of other people bringing the same tribal polity concept. सेनापति उसी को बोलते हैं ना, महामंत्री। जैसे इसमें 3 वर्ड्स का इस्तेमाल है, जो इधर जो वर्ड्स का इस्तेमाल है वो, सॉरी, यहां पर जो मिलिट्री हेड है, इधर वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो है व्रजपति, जो उसकी सेना है या उसका सेना का हेड है तो उसका नाम है सेनानी, सेम वर्ड यूसेज है। बेसिकली ये सब क्या पढ़ा रहे हो सर? मैं पहली बार तुमको ना झगड़ा झाटी झंझट होगा ये बताना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि जब इससे पहले पढ़ाया था तो पॉलिटी पढ़ाना ही नहीं पड़ता था। सो विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी विल स्टार्ट इवॉल्विंग इन दिस कंट्री, वेर यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू टॉक अबाउट। जैसे थोड़ी देर में हम देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, राजा है, आराम से बैठा खाता है, जो ये जो प्रीस्ट है वो बोलते कि सर पूरे टाइम एडवाइस देंगे तो सैलरी भी मिलना चाहिए। जो महामंत्री है बोल रहे जान दे देंगे तो हमारे घर वालों के लिए भी कुछ खाना दानी मिलना चाहिए। तो राजा को ये समझ आएगा कि मैं कैसे फिर ये सब दूंगा, कहने को तो मैं राजा हूं तो मेरी कौन सी खेती बाड़ी है। तो फिर ये समझ आएगा कि एक आदमी रखो, जनता को जाकर बोलो आपकी जान सुरक्षित है, उसका पैसा लाओ, तो फिर वो अपनी कमाई में से कुछ देना चालू करेंगे। तो एक टैक्स के लिए कलेक्शन का बंदा भी होना चाहिए, संग्रहित्री, तब वो सारा पैसा आएगा। फिर उनको बोलेंगे कि इतना सारा गेहूं चावल उगाए तो थोड़ा राजा के खाने के लिए भी दो, तो वो लोग रोकड़ा देंगे तो कुबेर में रख देंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है, थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ता जाएगा, वो तो ठीक है, लालच है। फिर वो थोड़ा रोकड़ा देंगे तो कुबेर में रख देंगे, कुबेर का धन होगा तो उधर एक खजांची बिठाएंगे, उसको बोलेंगे ध्यान रखना कोई ले नहीं जाए, ट्रेजरर। फिर उनको बोलेंगे अरे खाने के लिए उसमें वो थोड़ी खाएंगे, दाना पानी भी दो, तो देगा तो गोदाम बनाएंगे, तो उधर भी एक को बिठाएंगे, फिर एक को टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखेंगे। फिर उतने में 2 लोगों के बीच में बवाल होने लगेगा, तूने मेरी जमीन ले ली, ये वो, तो मांगने के पैसा, भाई साहब आपका टैक्स का, चल हट इधर से। एक तो झगड़ा हो रहा है बीच में, टैक्स मांग, कोई कमाई नहीं हुई इस साल, तो पता चलेगा कि ये दोनों टैक्स भरे, उसके लिए एक पुलिस वाला बिठाना पड़ेगा, सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि जितना अमन शांति बरकरार रहेगा उतना सारे लोग अपना व्यापार करेंगे, तभी तो टैक्स आएगा। तो धीरे धीरे पॉलिटी में बंदे तैयार किए जाएंगे, एज एंड व्हेन प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट अराइजिंग you will start having people, so the whole political structure, the whole structure of administration will start developing. यही तो सीखना है हिस्ट्री में। ये कौन आया कौन गया वो तो छोटा वाला पार्ट है, मतलब उसमें बच्चों को इंटरेस्ट आता है पर एग्जाम उससे पास नहीं हो रहा है, ऐसा। सो धीरे धीरे द राजा, द प्रीस्ट, द विमेन, द असेंबलीज,
द हेड्स, दिस विल स्टार्ट कमिंग। एक चीज जो मेरे को पॉलिटी में ही बताना है, मैं यहां पर छोटा सा डायग्राम ले रहा हूं, प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखना। जैसे बेसिकली ये देख इधर, बेसिकली ये चलाते कैसे थे सर पूरे सिस्टम को, वहां तो मैंने गोल बना दिया, यहां स्क्वायर बनाया। चलाते कैसे थे, ये है राजा, और ये राजा का पूरा किंगडम है, ठीक है। एक किंगडम को ये लोग क्या करते थे, इस किंगडम को मैं स्क्वायर बांट रहा हूं, स्क्वायर नहीं था, इस किंगडम को छोटे छोटे पार्ट में बांटते थे और उसको बोलते थे ग्राम्स। ग्राम, ग्राम को आज अपने गांव के नाम से बुलाते हैं। तो बेसिकली आपने कभी ये सुना है, ये रामधारी सिंह दिनकर और इनकी कविता है, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उड़ाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, ले न सका। हाँ, तो दे दो केवल 5 ग्राम, कभी बेसिकली 5 गांव, तो इतना 5 करके दे दो, 5 भाई इतने इतने में रह लेंगे। तो किंगडम का हिस्सा ही मांगा था, तो दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, एंड देन वी विल सी द महाभारत पार्ट। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट वाज डिवाइडेड, ये गांव के वो गांव के लोग। अब इसमें क्या होता था, जैसे गांव आज भी ऐसा इंडिया में होता है, जैसे आखा आखा गांव, मेजॉरिटी इज डोमिनेटेड बाय वन फैमिली और वन टाइप ऑफ पीपल ओनली। ऐसे कैसे बोलते हैं अपने गुजरात में लोग, आ गांव में बड़ा अपड़ा वाला है, हर दूसरा घर गांव में रिश्तेदार और पहचान वाले का ही होता है। सो देर इज, धीरे धीरे आई एम गोइंग टू कम टू दैट सोशल डिवीजन पार्ट। सो बेसिकली यहां बोर्ड पे जगह नहीं है, तो ये ग्राम जो है, अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि ये पूरा एक ग्राम है। अब क्या है ना कि ग्राम का एक हेड है, आज उसको मुखिया और सरपंच बोल रहे हैं, उस वक्त क्योंकि ये पूरा गांव एक फैमिली का है, आखू गांव एक फैमिली छे ना, क्या एज प्रमाणे तो डिस्ट्रीब्यूट કર્યું છે, तो इसीलिए ग्राम के अंदर ग्राम का जो हेड होगा वो एक्चुअली में एक पूरे खानदान का हेड है। खानदान को उस वक्त नाम दिया जाता था, फैमिली को कुल, तो इसका जो हेड होगा वो कुल पति होगा। ये जो कुलपति होगा ना, क्योंकि तेरे को तेरे गांव, तेरे घर वाले, तेरे रिश्तेदार सबको बचा के रखने का, चल आर्मी में, तो इसीलिए कुलपति फ्रॉम एवरी ग्राम यूज्ड टू गो टू एंड रिपोर्ट टू द व्रजपति सेइंग दैट साहब हम हमारी साइड से आते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। उसको रिटर्न में क्या मिलता है, उसके खानदान की सिक्योरिटी, ग्राम का वट, तो रिप्रेजेंट करता है उस गेम को। मोर एन इक्विवेलेंट ऑफ विधायक, दैट विल कम लेटर ऑब्वियसली। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उसका एक बंदा होता है, हाँ हमारा सपोर्ट है, आप पीएम बने रहे। अब बिल्कुल वैसा ही सिस्टम, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटी वैसे इवॉल्व होगा ना यार। हाँ मतलब यही एमएलए है, इज द हेड, या फिर एमपी है, वट एवर यू कॉल इट, राइट। तो ही सपोर्टिंग दिस पार्ट। इसीलिए जैसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल कि उस वक्त जो ग्राम है, उस ग्राम का जो हेड है उसको, सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो गई मुझसे, उसको ग्रामीणी बोलते हैं, और ग्रामीणी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ग्राम भी अलग अलग कुल में बटा हुआ है, मामानो, काकानो, पोइनो, आम ताम, तो उनके भी हेड्स हैं, वो फैमिली के हेड्स को कुलपति बोलते हैं। माय बैड। सो बेसिकली, और उसके अलावा जैसे ग्रामों के बीच की भी लड़ाई होती थी, आज भी होती है। અમારા ગામના છોકરી લઈ ગયા તમે, પેલા ગામ આમ થઈ ગયું, પેલા ગામમાં આમ છે ને પેલું છે, આમ તામ કરીને यही लड़ाई है, तू हमारा गाम में केवी रीते આવ્યો। तो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल है किताबों में उस वक्त, ग्राम के बीच की लड़ाइयों को संग्राम कहते हैं, ग्रामों के बीच की लड़ाई। कॉन्सेप्ट, विमेन, राजा, पुरोहित, व्रजपति, सेनानी, गांव का हेड ग्रामीणी, गांव, एक मिनट, किंगडम डिवाइडेड इनटू ग्राम्स, ग्राम डिवाइडेड इनटू कुल्स, किंगडम का हेड राजा, ग्राम का हेड ग्रामीणी, कुल का हेड कुलपति, और कुल में भी 4 घर, वो घर को बोलते गृह। सब डिवीजन समझ आ रहा है? मैं यहां बोर्ड पे कोने में बना सकता हूं कि ये पूरा का पूरा किंगडम है। तो इस किंगडम में से एक ग्राम है, इस ग्राम को उठाया तो ग्राम इज डिवाइडेड इनटू कुल, तो कुल का जो एरिया है, कुल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू गृह, तो उस गृह के अंदर कुटुंब,
आपका कॉन्सेप्ट जो इनर इमीडिएट फैमिली ऐसा. सो दैट्स हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू. ओके, हाँ, इन जनरल थोड़ी देर में वो आएगा क्योंकि जैनिज्म को भी लॉन्च करना है थोड़ी देर बाद. इन जनरल पब्लिक को, जो ये गांव वगैरह में रहते थे, किताब में लिखा है कि दे आर कॉल्ड एज जिना या जने, एंड दे आर कॉल्ड एज वीस ऑल्सो. 2 वर्ड्स का इस्तेमाल है. तो थोड़ी देर बाद जैसे द फॉलोअर्स और द पब्लिक इन जनरल हु विल स्टार्ट फॉलोइंग भगवान महावीर, वो जनों को जैन बुला लेंगे. आज भी अपने लोग जो नॉर्थ इंडिया के लोग बोलते हैं 4 जने आ जाओ, तो जो लोग हैं वही जन है. कोई नहीं पूछता कि 4 जने आ जाओ में जने कौन है. वे बेसिकली पीपल इन जनरल. सो अ किंग dominated over the Vis or the Jana through these people. That's how the tribal polity at that point was there. इसके अलावा I don't think I have to keep mention again and again, but it was a patriarchal society at that point of time. हालांकि 2-3 चीजें किताब में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है जो अच्छा है, बोलने में भी अच्छा लगता है कि विमेन अपने टॉप पे थी. किताब ये मेंशन करता है कि तब विडो रीमैरिज था का मतलब है, मतलब विधवाओं का फिर से विवाह संपन्न होना उस टाइम पीरियड में था. किताब क्लियरली मेंशन करता है कि तब चाइल्ड मैरिज नहीं था, बाल विवाह. तो ये भी बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी है. राजा राम मोहन होते तो खुश हो गए होते इस बात से कि No, even if we just look at the Mahabharata, we can say that Kunti never committed sati. हाँ, राइट राइट. हाँ, सती की यहाँ चर्चा नहीं है. जैसे यहाँ पर विडो रीमैरिज की चर्चा है. मतलब डोंट, नो ऑफेंस कि कुंती डिड नॉट कमिट सती, बट कुंती डिड नॉट मैरी आल्सो. बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. वी आर टॉकिंग टेक्स्ट बुक रिलेटेड बात. 4-5 चीजें इस टाइम पीरियड की जो बहुत अच्छी लिखी होती है, बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं तो इसीलिए मेंशन कर रहा हूं. विमेन का स्टेटस बहुत अच्छा है. चाइल्ड मैरिज नो है, विडो रीमैरिज यस है. मेंशन करते हैं कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि बेटा ही चाहिए, बट ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि बेटी नहीं चाहिए. देयर इज नो पर्टिकुलर मेंशन ऑफ डिजायर फॉर डॉटर्स और डिजायर फॉर सन्स ओनली. सो दिस इज बेसिकली द पॉलिटी पार्ट एट ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी. सी, अब एक पहली बार कॉन्सेप्ट आएगा, सोसाइटी में देखकर ही पता चल रहा होगा. उस कॉन्सेप्ट को ही वर्ण बोलते हैं. तो ऐसा है आज, नो ऑफेंस अगेन, जैसे आज जो हिंदू रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन हिंदुस्तान में 7 है, सही है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी. क्रिश्चियनिटी इज ईसाई, पारसी 7. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वन रिलीजन, हिंदू. तो हिंदू वर्ण में, हिंदू रिलीजन में लोग 4 वर्ण में डिवाइडेड है. बड़ा ही अजीब लगता है, मेरे को पता भी नहीं है ये बोलना कि स्टार्ट ब्राह्मण से करूं या राजपूत लिखूं, तो इसीलिए मैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाता हूं कि अगर मैं यहां हिंदू लिखता हूं और अगर मुझे 4 वर्ण डिवाइड करने हैं, तो मैं उस लड़ाई में जाना ही नहीं चाहता कि ब्राह्मण पहले कि राजपूत पहले. और फिर क्योंकि मैंने इधर बी पहले लिया है, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो फिर इधर आर लिख दिया है, तो क्योंकि ये पहले और ये बाद में लिया है, तो इधर इसीलिए ये ऐसे कर देता हूं. मैं नहीं जानता ब्राह्मण पहले कि राजपूत पहले, मैं नहीं जानता राजपूत पहले या ब्राह्मण पहले, पर थर्ड वाला मैं जानता हूं कि वैश्य 3rd नंबर पर है. और आज ये भी एक कॉन्सेप्ट, ठीक है. टेक्स्ट बुक ये क्लियरली बात करता है कि उस टाइम पीरियड में 3 वर्ण हुआ करते थे. उस टाइम पीरियड में जो 3 वर्ण हुआ करते थे, वो वर्ण ओनली एंड ओनली ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थे. ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का व्यवसाय. तो तब कैसा था, तब कि जो राजा है, क्योंकि वो लड़ता था, तो वो क्षत्रिय वर्ण का था. जो इस टाइम पीरियड में यहां पर उनको एडवाइस देते थे, वो ब्राह्मण वर्ण के थे. और उसके अलावा जितने और वीस थे, VIS,
या जितने और जने थे, क्योंकि वो टैक्स पे करते थे और वो किसी भी तरीके के किंगडम रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं थे। द कॉमन मैन, वो वैश्य में थे। टेक्स्ट बुक ये बात करता है कि आर्यंस के एडवेंट पे हिंदुस्तान में ऑक्यूपेशन बेसिस पे 3 ही वर्ण एग्जिस्ट करते थे। जब तक 1500 से लेकर 1000 तक जस्ट पहुंचेंगे, जस्ट तब पहली बार ये चर्चा है कि ये चौथा वर्ण हिंदुस्तान में देखा जाने लगेगा। अब ये चौथा वर्ण की शुरुआत अभी नहीं है, पर बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इसकी शुरुआत हुई होगी। एग्जाम्पल, प्लीज नो ऑफेंस, कि अगर ऐसा हुआ होगा कि राजा अगर अपना कवच वगैरह तैयार कर रहा होगा किसी भी प्रकार से, तो ही इज रेडी टू फाइट। एट दैट टाइम पीरियड तलवार को रिपेयर की जरूरत है, तो इनमें से कोई भी ऐसा बंदा हो जिसका स्किल सेट असिस्ट करने वाले कामों में बहुत अच्छा हो, तो उनको बुला लो। दे विल स्टार्ट असिस्टिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, क्योंकि उस वक्त बस आए, काम किया और जाइए, और क्योंकि उनके पास अपना खुद का कोई धन धरोहर नहीं है, तो आई थिंक 4th क्लास में उसको डाला गया होगा। क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग, मैं नहीं जानता, कि राजा के पास तो शौर्य है, वो उसका धन है। ब्राह्मण के पास उसका ज्ञान है, तो वो उसका धन है। जो वैश्य है उसके पास खेत और व्यापार है, तो वो उसका धन है। वैसे तो देखा जाए तो शूद्र के पास भी अपना धन है, कौशल जो कला है वो उसका धन है, वो उस बेसिस पे कमाएगा। बट तब शायद कौशल विकास की उतनी चर्चा नहीं थी, तो फिर वो प्रोमिनेंस नहीं मिला। एंड दैट्स हाउ द सोसाइटी स्टार्टेड इवॉल्विंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। करंटली things are very very different from whatever has been written on the board on the basis of occupation, if you see. So there are a lot of people belonging to this segment who are, in terms of occupation, probably a CEO of a company or probably of this, who are somewhere in that occupation. So the whole Sanskritization of this country in terms of Varna system has changed immensely, and obviously over a period of time it has to change a lot more, बिकॉज अब कोई, ठीक है, लोग बात करते एक दूसरे से, ये पूछते कि आप किस जाति के हैं या किस धर्म के हैं, वो सब, बट अब वो ऑक्यूपेशन से अटैच नहीं होता है। सब कैटेगराइजेशन भी आ गया। कोई एक दिन होगा फुर्सत से, आज ही भारत बंद है उस बार, मतलब एक कोई दिन लूंगा मैं, थोड़ा और इवॉल्व हो जाए, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाए पहले, तो कि मैं सर की बात सुनूं, पहले मैं समझूं, सीखूं, फिर एक दिन क्लास रखेंगे जब तुम सोच के बोल पाओगे। आज तो लोग जो हैं वही बोलने लग जाएंगे, या जो सुना हो, क्यों सर ऐसा थोड़ी होता है, तो हम बात नहीं कर पाएंगे। मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं क्या बोलूंगा, हाँ आप सही है, क्योंकि कोई तो डिबेट खत्म करने वाला भी होना चाहिए। आज नहीं करेंगे, 10 दिन बाद एंशिएंट इंडिया खत्म होगा तब करेंगे, क्योंकि एम्पावरमेंट का मैं भी बिलीवर हूं कि, और उसका लेना देना जाति धर्म से नहीं है। Empowerment is empowerment. Even if the top 2 words in this country need any form of empowerment, तो वो होना चाहिए, मानवता पहले आना चाहिए गेम में, पर वो बात की बात है। That's another opinion altogether. So, सोसाइटी वर्ण सिस्टम पर उस वक्त बन के तैयार होने लगी। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, 3 वर्ण एग्जिस्ट करते थे, और चौथा जब खत्म होगा 1000 BC, तब तक वो आएगा उस टाइम पीरियड में। गेम तो उस वक्त बाबा गॉड्स का था, फैक्चुअली याद करके एग्जाम हॉल में जाना पड़ता है। क्यों गॉड ज्यादा आ जाएंगे बच्चों? क्योंकि पोजेशन आ जाएगा, बीवी हो जाएगी तो बच्चे भी हो जाएंगे, सेना हो जाएगी तो सैनिक भी हो जाएंगे, तंत्र हो जाएगा, जने हो जाए, जैसे थोड़ी देर बाद हम बात करें, जैसे 4 जने हो जाएंगे तो जनपद हो जाएगा, तो जिसके जनपद हो जाएगा उसको महाजनपद बनाने की इच्छा होगी। महाजनपद तभी बनेगा जब 10 जनपद जीत लेंगे, तो 10 जनपद तो तभी जीतेंगे ना जब ग्राम ज्यादा होंगे। ग्राम ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि ग्रामीण ज्यादा चाहिए। ग्रामीण ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि सेना में लोग चाहिए, मास रिक्रूटमेंट ऑफ इन दी आर्मी होगा। दैट्स हाउ आवर हिस्ट्री हैज इवॉल्व्ड।
or for that matter any history on this planet would have evolved in that form only. तो धीरे धीरे सोसाइटी उस तरीके से जाने लगा। वर्ण सिस्टम, अच्छा एनसीईआरटी एक और बात करता है, वर्ण सिस्टम कभी कभी उसमें लिखा है, बोलने में बड़ा अजीब लगता है, इट वाज बेस्ड ऑन द कलर ऑफ द स्किन आल्सो इनिशियली। शायद किताब इतना क्लियरली मेंशन नहीं करता है कि व्हाइट स्किन, ब्राउन स्किन, सुप्रीमेसी, लेस सुप्रीम, वो तो हमने 1800-1900 में भी झेला है। तो वो तरीका लगा। आज भी फेयर एंड लवली की बकायदा ऐड आती है, लोग खरीद रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर इज अ बायोलॉजिकल लीनिएज, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स अटैच टू स्किन कलर इन जनरल। लोगों को सही में लग रहा है कि एपिडर्मल टिश्यू के ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई क्रीम लगा दी जाए, उसमें इतना खाली बदल जाए क्योंकि पूरे शरीर पे कोई फेयर एंड लवली आई एम अज्यूमिंग नहीं लगा रहा होगा। यार चलता था इंडिया में, आज भी चलता है, चल रहा है, सो चलेगा भी। सो एनीवेज, Varna system was based on color, slowly shifted to occupation, ended with 3, and जो fourth वाला होगा that will start with the fourth one. Okay, gods. Textbook ये clearly mention करता है कि तब male gods की superiority ज्यादा थी compared to the female gods. But let's be positive, at least female gods है तो सही, नहीं भी हो सकती थी। तो मेल गॉड्स इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा सोसाइटी था। सो 4-5 भगवान की बात हो रही है, नाम से अपने जानते ही हैं और पढ़ने में है। जैसे पुरंदर, एक गॉड का यहाँ पर नाम मेंशन्ड है, ही इज सेड टू बी द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, किला ध्वस्त। वो शायद वो लड़ाई वगैरह की वजह से होता है, तब भी यही सिस्टम। हाँ, तो अभी नहीं है इंद्रा, अब धीरे धीरे आगे जाकर ना वही पर्यायवाची हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे धीरे धीरे आएगा कि जैसे थोड़ी देर में अभी और आएगा, जैसे विष्णु ही कृष्ण है और वही राम है, दशावतार। सो ओवरऑल इवॉल्वमेंट ऑफ गॉड्स होने लगेगा, विल कम टू दैट। अभी फिलहाल ये टाइम जोन है। पुरंदर इज सेड टू बी द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, तब भी चलता था, रानी लक्ष्मी के वक्त भी चलता था, आज भी चलता है। कोई दो राजा के बीच की लड़ाई है, किसी ने किला कब्जा कर लिया एक ने, तो वो राजा जीत गया, रानी लक्ष्मी चलो पढ़ा दे, जैसे सिंपल किला कब्जा करना, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। पुरंदर, जैसे इंद्र इज सेड टू बी द रेन गॉड, जैसे इंद्र हैज आल्सो इवॉल्व्ड। जैसे टुडे व्हाट इज इंद्र भगवान का डेफिनेशन? इंद्र कहां रहते हैं? किंग ऑफ द हेवन। सो वो इवॉल्व होंगे। अभी तक इंद्र जो है वो बरसात के भगवान है। तो इंद्र इज रेन, अग्नि इज ऑब्वियसली फायर, वरुण इज वाटर, मारुत इज स्टॉर्म, एंड देयर इज गॉड ऑफ प्लांट्स, सोम। जैसे धीरे धीरे उसी गॉड ऑफ प्लांट्स में से ही सोमरस निकलेगा। Varun is also called the Varun is also considered the protector of the western direction. हाँ, And that implies that Varun is also the god of the water. That implies that there was trade, because most of the trade that Adam was doing must be in the western direction. यस यस, सब ट्रेड अभी वेस्ट में ही है। सुनो, अपने तो ईस्ट, He is also the guardian of the western direction. बिल्कुल, इसीलिए तो स्टॉर्म है, स्टॉर्म मारुत है। इसलिए मैं आपको नहीं बोला था कि धीरे धीरे थोड़ा अभी समय बीतने दो, तो मारुत से ही मारुति होगा, मारुति से ही मारुति नंदन होगा, तो फिर हनुमान जी बनेंगे, तो उन्हीं को उड़ने वाला वो पावर है वैसा। सो बेसिकली उस चीज पर काम होने लग गया। एक चीज बहुत अच्छा लगा मुझे इस टाइम पीरियड का, टेक्स्ट बुक अच्छा मेंशन करता है, जैसे कहता है कि ये जितने भगवान वगैरह बन के तैयार हुए थे उस टाइम पीरियड में, इट वाज नॉट एट ऑल फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इट वाज नॉट एट ऑल टू एंड मिजरीज, दुख कम करने के लिए नहीं था। ये लोग जितना भी प्रे वगैरह कर रहे थे, ये बेसिकली 3 ही चीजों के लिए किया करते थे प्रे, या ये गॉड्स का कॉन्सेप्ट आया था। वन वाज फॉर प्रजा, पशु एंड गुड फूड, वेल्थ, हेल्थ एटसेट्रा।
जैसे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे दुख कम मत कर देना भगवान, रीढ़ की हड्डी मजबूत कर देना, तो हो जाए तो टल जाए, होगा तो सही ना। जब ईश्वर के ही दुख है, क्योंकि जितनी भी किताबें बातें सब भी लिखी है, कोई भी मान ले हिंदू गॉड्स में, इफ यू टॉक अबाउट शिव और प्रोबेबली फॉर दैट मैटर कृष्ण, they do talk about the miseries of when they came on the planet that they had to go through. Otherwise Shiv would not have been a नीलकंठ। तो उनका भी वो दुख है कि ना गट सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो अगर भगवान के भी दुख है तो इंसान के तो हो ही सकते हैं। इसलिए दुख कम करने तो मंदिर जाया मत करो, रीढ़ की हड्डी मजबूत मांगा करो, तो जीवन कटता है। But that's how the whole concept of faith should have evolved over a period of time. So basically, that's the story, the polity, the society, the social divisions, the gods. Books from our end remain है, क्योंकि बुक्स पढ़ाने के लिए जैसे the next batch that we meet tomorrow, तो हम बात करेंगे जैसे I'll be taking उसमें क्या एक जगह टीचिंग में थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स थोड़ा आगे आगे भी कुछ कुछ लिखी गई है। तो कैसा होगा कि कल जब बुक्स पढ़ाऊंगा तो एक बार में 5-7 पढ़ा दूंगा। तो ऐसा कोई भी बोल सकता है कि फिर आगे क्या हुआ कि ये बुक आई, तो मैं बाद में स्टोरी लेकर तब वापस बात कर लूंगा। क्योंकि कैसा है कि अभी एक ही बुक लिखी गई है ऋग्वेद, पर यार फिर वो आगे जाके साम यजुर अथर्व नहीं पढ़ाने की इच्छा है वो 500 साल बाद। सो आई हैव टू प्लॉट, देन विल बी प्लॉटिंग महाभारत टुमारो, रामायण टुमारो, उपनिषद्स टुमारो, पुराण टुमारो, भगवद गीता टुमारो, एंड how many ever the prominent books that we have at least heard about, तो उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। Fair enough? जैसे one last thing, जैसे anything to ask anybody? Because ultimately ऐसे ही करके हुआ करता था। So one remained and then the other were 5 Panchajanyas also. तो डिसइंटीग्रेट होगा तभी तो भारतवर्ष था। फिर they became jealous, so Bharatvarsh became their own, then there became 5 अलग tribals also, and then the 5 locals also. Fair? Okay, thank you.